हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार। पार्ट वन आपका बहुत मदद किया होगा उसने। अल्टीमेटली आपको बायोकेमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये समझाने में। और उसी के साथ आप पार्ट टू के लिए जितना एक्साइटेड मैं हूँ उतना ही एक्साइटेड आप भी होंगे। ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा है, क्योंकि पहले के डीबीटी के क्वेश्चंस में, मतलब बीईटी के क्वेश्चन पेपर में आपके न्यूमेरिकल्स और मेजर केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे हमने जो लास्ट 5 साल के पेपर देखे 2023 से लेके आपके 2019 तक, उसमें मेजरली केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस जो है वो कम है और आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आज, यहाँ पे मोलारिटी के एंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसके अलावा एंजाइम एक्टिविटी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन है, इसके अलावा सोल्यूशन से भी क्वेश्चन हैं। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एडवाइस है जिन लोगों को थोड़ा मैथमेटिकल इशू है, न्यूमेरिकल इशू है। बायोलॉजिस्ट को यूजुअली होता है, इट्स टोटली फाइन। बट हमको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए यार, कि बफर कैसे बनाना है, सोल्यूशन कैसे बनाना है, मिक्सिंग कैसे करना है, फोल्ड क्या होता है, प्यूरिफिकेशन क्या है ना, परसेंटेज प्योरिटी क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए। बीइंग इन अ लैब यू हैव टू नो दिस थिंग्स, राइट? सो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज मैं अपने आईपैड का भी बहुत यूज करूंगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, मतलब ऑब्वियसली लिखूंगा यहाँ पे, बट मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस पहले कर रखे हैं, इसीलिए मेरे को ये वीडियो कंप्लीट करने में 5.5 घंटे कवर करने में लगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 5.5 hours आई हैव डिवोटेड दिस वीडियो तुम लोगों के लिए। तो अगर इससे कुछ फायदा मिलता है तो जस्ट जितना मैं सवाल पूछता हूँ वीडियो के अंदर, कमेंट में उसका आंसर करो। उससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, और बस क्रैक करो और मजे करो यार जीवन में। चलो आगे बढ़ते हैं। Right. So this is part two. This is part two of our biochemistry PYQs of BET, DBT, JRF, which is Biotechnology Eligibility Test. और इसमें हम बात करेंगे 2018 से लेकर 2014 तक। इससे पुराने पेपर सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है। 10 साल के पेपर मोर देन इनफ है। ठीक है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू इट, कुछ एक करेक्शन था कल के क्वेश्चन में, और करेक्शन जो है वो 17th नंबर का क्वेश्चन है, कल वाला लास्ट पार्ट का। उसमें शायद मैंने बोल दिया था इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द वाटर when you dissolve some non polar molecule। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उसकी रैंडमनेस जो होती है वो कम हो जाती है, और वो एग्रीगेट करने की वजह से वहां पे क्या होता है, वो उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाता है। इस वजह से वो ऑर्डर्ड हो जाता है, और रैंडमनेस गिरने की वजह से एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। तो इंक्रीज वाला ऑप्शन गलत है, इट इज योर डिक्रीज इन दी एंट्रोपी ऑफ वाटर। एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने कमेंट में बताया इस चीज को। मुझे बाद में लगा था ये, बट आई थॉट कि आज इसको कवर कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, बट आज के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 15th नंबर का क्वेश्चन है कल वाला, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आज के लेक्चर में भी, और डिटेल में आएगी ये चीजें कि कैसे हो रहा है। मतलब ये क्वेश्चन एक बार फटाफट बता देता हूँ। माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है एंजाइम, ऑलरेडी हो चुका है तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हमने एंजाइम का अमाउंट डबल किया और सबस्ट्रेट का अमाउंट भी डबल किया, तो हमने देखा कि हमारा जो रिएक्शन रेट है वो भी डबल हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर आप डबल करते हो और उसी में आपका डायरेक्टली लीनियर रिलेशनशिप पे अगर वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, आपका केएम के नीचे है। और इस वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो केएम से ज्यादा था। ठीक है। ये जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, मैं आज इस पे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ वैसे। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विद द मेजर कॉन्सेप्ट 2018 डीबीटी पीवाईक्यूज, और हम शुरू करेंगे कल मैंने जैसा बताया था पार्ट ए पार्ट बी करके। तो ये पहला है पार्ट ए। लेट्स मूव ऑन। पहला सवाल और पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी इन 100 ml ऑफ अ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो आपका प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और एंजाइम एक्टिविटी दे रखी है 100 ml सोल्यूशन में। तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है 5 mg पर ml, ये देख लो पहले, और 2 यूनिट पर ml। ये है एंजाइम एक्टिविटी 2 यूनिट पर ml, और 5 mg जो है वो क्या है, आपका प्रोटीन कंसंट्रेशन है। आपने बहुत सारे स्टेप्स किए प्यूरिफिकेशन के, और जो फाइनल आया वो था 10 ml। मतलब पहले आपके पास 100 ml सेल फ्री एक्सट्रैक्ट था, उसको आपने प्यूरिफाई करते करते 10 ml पे लेके आ गए हो, और इसके जो 10 ml का फ्रैक्शन है उसके अंदर आपको 4 mg पर ml का प्रोटीन कंसंट्रेशन दिख रहा है, और 15 यूनिट्स पर ml ऑफ एंजाइम एक्टिविटी दिख रही है। आपसे पूछा गया है कि फोल्ड प्यूरिफिकेशन कितना हुआ है और परसेंटेज रिकवरी कितनी हुई है। तो 2 स्टेट्स है यहाँ पे, तो 2 स्टेट्स को लेके चलेंगे हम लोग, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर में हमारे पास क्या है, एक में 2 कॉलम बना देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति ये थी कि 100 ml हमारे पास में कुल था, अभी हमारे पास में 10 ml है। देखना, यहाँ से मैंने 100 ml पिक किया है, यहाँ से मैंने 10 ml पिक किया है। 100 ml में मेरे पास में प्रोटीन कितना था,
5 mg/ml था और यहाँ पे मेरे पास प्रोटीन है 4 mg/ml। ऑब्वियसली कुछ कम हुआ होगा, है ना, दिख ही रहा है साफ साफ। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम की का ये है एक्टिविटी, तो एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे 2 यूनिट्स पर ml है, 2 U पर ml लिख देते हैं अपन अभी के लिए, और यहाँ पे ये 15 यूनिट्स पर ml है। अच्छा, तो दो चीजें तो साफ साफ क्लियर हो रही है कि प्रोटीन जो है वो पहले से कम हुआ है, लेकिन जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, देखो इसको ध्यान से, है ना, क्लियर है ये। देखो अब अगर आगे अपन बात करें इसमें तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली है क्या। यहाँ पे जो ये है हमारे पास में एंजाइम एक्टिविटी, दिस इज योर एंजाइम एक्टिविटी पर मिनट के बेसिस पे वो कितना कन्वर्ट कर रहा है। मैं अभी एंजाइम एक्टिविटी को डिटेल में बताऊंगा। बिफोर मूविंग ऑन टू अदर, ये पहले दो तीन चीजें समझ लो एंजाइम एक्टिविटी और स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में क्या बातचीत है। एंजाइम एक्टिविटी की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज अबाउट द मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। और यूजुअली जब हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनट्स लेते हैं। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ substrate gets converted into product, या फिर हम इसे बोल सकते हैं how much moles of product has been formed in a minute, that is your enzyme activity। और इसको हम इसीलिए मिनट में लेते हैं, तो माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। और इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये बात करता है क्वांटिटी ऑफ एन एक्टिव एंजाइम, जो एक मिनट में कितने एक्टिव है, और अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपके अलग अलग कंडीशन के ऊपर, है ना, किस तरह की कंडीशन है, टेम्परेचर, पीएच वगैरह, ये सारी चीजें। स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक एक्टिविटी में आपको एक चीज और लगानी पड़ती है कि टोटल एंजाइम के कंटेंट पे कितनी एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पर मिलीग्राम ऑफ द टोटल प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन का मतलब क्या है, एंजाइम कितना है आपके पास में, तो mg पर मिलीग्राम ऑफ, तो यूनिट्स पर mg इज योर स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसी दोनों चीजों को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ये आपको प्योरिटी ऑफ एन एंजाइम बताता है कि इतना इतना प्रोटीन है, उसमें से इतना इतना जो है वो एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, मतलब इतना, जैसे मान लो 10 ग्राम प्रोटीन है आपके पास में और उसमें आपको एंजाइम एक्टिविटी 3 ग्राम 4 ग्राम जितने एंजाइम की ही मिल रही है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि यार वो 30-40% प्योर है, वो जो सैंपल है हमारा वो 30-40% प्योर है, ठीक है। जरा समझते हैं इसको, यहाँ क्या होने वाला है। अब देखो, अगर हमको स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है तो हमारे पास में एंजाइम एक्टिविटी है, हमारे पास में क्या है, कंटेंट है, तो इसको में अपन यूज कर लेते हैं बिफोर आफ्टर कोई। तो ये हमारे पास में कंटेंट है mg ऑफ प्रोटीन पर ml, और ये हमारे पास में एक्टिविटी है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी वापस बिफोर आफ्टर कर लो, बिफोर आफ्टर में स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम या स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी, तो स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी कितना हो जाएगा, ये होगा 2 यूनिट्स पर ml अपॉन, यहां से उठाया मैंने 2 यूनिट्स पर ml अपॉन 5 mg/ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2 यूनिट्स पर 5 mg। ये इधर की बात हो गई। उधर आ जाओ अगर, तो यहाँ पे अगर वापस सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर 15 यूनिट्स पर ml अपॉन 4 mg/ml। ये कंटेंट हो गया और ये ऊपर एक्टिविटी हो गई, सिंपल है। इसको भी सॉल्व कर लो, ml से ml गया तो 4 और 15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 यूनिट्स पर 4 mg। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो ये आएगा अपने पास में 0.4 यूनिट्स पर mg, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.75 यूनिट्स पर mg। तो 0.4 mg पहले की स्थिति थी, बिफोर में हमारे पास 1 mg में इतनी एंजाइम एक्टिविटी थी 0.4, और अभी हमारे पास में ये है 3.75। देखो पर mg पे आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट हो गई हमारी। अभी कितना हमसे क्या पूछा गया था, कितनी आपका फोल्ड प्यूरिफिकेशन हुआ है, तो ये प्यूरिफाई हुआ होगा एंजाइम, तभी 1 mg में इसकी एक्टिविटी बढ़ गई ना, पहले 0.4 था 3.75 हो गया, तो कितने से फोल्ड प्यूरिफिकेशन बढ़ा इसका। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में कैलकुलेट करें तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे, पहले हमारे पास में कितना था 0.4, तो अभी फाइनल कितना है 0.375, सॉरी 3.75, और डिवाइडेड बाय 0.4, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा 9.37। अगेन मैंने सारे सॉल्यूशंस खुद कर लिए हैं ऑलरेडी। अगर यहाँ पे हम इसको डिवाइड कैलकुलेट वगैरह करते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 9.4। तो ये फोल्ड प्यूरिफिकेशन आया 9.4, और 9.4 दो जगह दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 9.4 है। अब ये स्थिति हमारे पास में क्या है, प्योरिटी आ गई, ये फाइनल और ये इनिशियल, इसको कर दिया। अब हमको निकालना है परसेंटेज रिकवरी, कितना परसेंटेज रिकवर हुआ। क्यों रिकवर, क्योंकि यहाँ पे देखो कम हो गया था ना, पर एमएल पे हमारा प्रोटीन का अमाउंट कम हो गया था, ऑल्दो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है क्योंकि वो ज्यादा प्योर हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर क्या है, प्रोटीन में एंजाइम के प्रोटीन टोटल कम हो गया है एमएल के बेसिस पे। उसको निकालने के लिए तुमको बस इतना सा करना है कि फाइनल कितना है हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि एट द एंड है क्या, तो आपके पास में ठीक है,
हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बेटर कर लेते हैं, राइट। हमको है ना क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 के ml पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 100 के और 10 ml पे है, तो इसको अपने को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टोटल फाइनल यूनिट्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे ये 15 यूनिट्स पर ml है, ये 10 ml है, और यहाँ पे ये 100 ml है। तो 10 ml में अगर 15 यूनिट्स हैं तो 100 ml में कितना हो जाएगा ये आपका, वेट अ मिनट, ठीक है, सही है, राइट। सो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, परसेंटेज रिकवरी के लिए हमारे पास कुल मिला के सोल्यूशन कितना है। यहाँ पे हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है और उसमें 1 ml में 2 यूनिट्स है हमारे पास। सो ये हो गया हमारा क्या, बिफोर वाला। तो ये बिफोर वाला नीचे आएगा क्योंकि हमको रिकवरी पता करनी है, तो ये पहले आपका इनिशियल होगा बिफोर वाला, और आफ्टर वाला ऊपर आएगा। आफ्टर क्या है, आफ्टर में हमने बोला है कि 10 ml का टोटल सोल्यूशन है और 1 ml में 15 है, तो 15 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 150, और इधर 100 इंटू 2, 2 क्यों करना पड़ेगा क्योंकि 1 ml में 2 यूनिट है, तो 100 ml में कितनी हो जाएगी 200 यूनिट हो जाएगी। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3/4, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट किया तो 3/4 इंटू कितना है 75%, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को मैंने डायरेक्टली लिख दिया था पहले 150 200, मैं भूल गया था तो वापस में चेक कर रहा था, और यही एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है आपका 9.4 और 75%। अच्छा क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन नहीं था। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो रिकवरी निकालने के लिए अपने को ये देखना है कि सोल्यूशन में कितनी यूनिट्स हैं। यहाँ पे सोल्यूशन 10 ml का है, यूनिट्स 150 है, यहाँ पे सोल्यूशन 100 ml का, यूनिट्स 200 है। उसके बेसिस पे हमने निकाल दिया कि ये इतना क्या है परसेंटेज रिकवरी हुई। इतनी थी पहले क्योंकि 100 ml का सोल्यूशन था, पर ml 2 थी तो 200 पहले थी, अब 150 बची है, तो परसेंटेज रिकवरी 75। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसको लिख लेना, इससे अच्छे सवाल आते हैं रेगुलर रिपीटेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। टू एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड विद एन एंजाइम following Michaelis-Menten kinetics at a substrate concentration 0.5 gram per liter and 1 gram per liter. If an enzyme reaction velocity increases approximately 2 folds at the higher substrate concentration, the Km for the enzyme would be around. ठीक है, Km कितनी होगी इसके बारे में आपसे बात की गई है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाह रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, उसको भी नोट डाउन कर लो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं इधर से, फॉर्मूले लिख लो इसके यार, है ना, एंजाइम एक्टिविटी के और स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी के। एंजाइम एक्टिविटी अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन मोल्स, है ना, मोल्स में यूजुअली हम इसको ले लेते हैं। इसके अलावा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे भी ले सकते हो पर यूनिट टाइम, और टाइम में हम यूजुअली मिनट ले लेते हैं, और मिनट। लेकिन अगर स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी की बात की जाएगी तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी जो ऊपर से निकाल लोगे पर mg ऑफ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन के अंदर हमारा एंजाइम है या खुद एंजाइम अगर प्रोटीन ही है तो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एंजाइम या mg ऑफ प्रोटीन यूजुअली mg में रहता है ये, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जरा देखते हैं इसके अंदर। तो दो स्थितियां हैं हमारे पास, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक बार 0.5 ग्राम पर लीटर पे है, एक बार 1 ग्राम पर लीटर पे है। अब एंजाइम की जो काइनेटिक रेट है, मतलब V0 जो है, V0 के लिए बोला गया है कि ये जो है आपकी 2 फोल्ड से बढ़ गई है, 2 फोल्ड से बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है कि पहले ये अगर 1 थी, V0 = 1 था, तो V0 = कितना हो गया 2 हो गया। एक्जेक्टली 2 नहीं हुआ है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 फोल्ड बोला गया है। तो इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन लगेगा ही नहीं। हमने बेसिक माइकलिस-मेंटेन का ग्राफ पढ़ा होगा, इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं Vm, यहाँ पे हम लिखते हैं V0, यहाँ पे हम लिखते हैं S, और यहाँ से हम बोलते हैं कि जहाँ पे Vm/½ है वहां पे होता है हमारा Km। तो हमेशा तुमको ध्यान रखना है कि माइकलिस-मेंटेन में दो बातें चलती है, ड्यूअल नेचर चलता है। हम बोलते हैं कि जब शुरुआत में हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते हैं, हमारा वेलोसिटी का रेट भी उसी प्रोपोर्शनेट में बहुत रिलेटिवली बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड अप्रोक्सीमेटली की है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो रहते ही हैं। माइकलिस-मेंटेन में बहुत सारी गलतियां हैं, हम जानते हैं बात। तो इसीलिए अगर हमको ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से V0 में बदलाव आ रहे हैं, मतलब अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डबल किया ना, देखो 0.5 से 1 कर दिया तो डबल कर दिया, अगर इसको डबल किया तो अगर ये भी 2 हो गई, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप में मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब दो आपने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल किए तो रेट भी कितनी हो गई, 2 हो गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभी फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पे भी आऊंगा, आगे है इस पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स से, और ये कब होगा आपका,
कि अल्टीमेटली Km जो होगा वो 1 के आसपास होगा, इसके पीछे ही पॉसिबल है। तो अगर आपसे पूछा गया है Km फॉर द एंजाइम वुड बी अराउंड, तो ये सारी जो वैल्यूज है ये क्या है, इससे कम है। मतलब Km जो होगी हमारी वो आसपास होगी 1 ग्राम के आसपास, 1 ग्राम पर लीटर के आसपास। इसके ऊपर जाएंगे तो फिर वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी, फिर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते भी जाओगे तो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके नीचे जो है वो उतनी स्पीड से बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि अगर आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डालने से वेलोसिटी का रेट बढ़ता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसपे आप बात कर रहे हो वो क्या है, कम है Km से। और अगर आपका इस तरीके से डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, आपका ज्यादा है Km से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। सिंपल बात है, इतना कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल सा पॉइंट था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स, लेट्स मूव ऑन। An enzyme is reported to have a Km of 10 micromole and Vmax of 30 micromole per second. ठीक है, assuming Michaelis Menten kinetics, the reaction velocity, बहुत easy question है ये, आपको सबस्ट्रेट भी दे दिया है, Km भी दे दिया है, V0 is equals to Vms upon Km plus S लगाने का है, सारी वैल्यूज पुट कर देना है और वैल्यूज पुट कर दोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, लगा देते फटाफट से। Vmax कितना जाएगा, 30 माइक्रोमोल पर सेकेंड, है ना, पर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स लिख देते हैं इसको, सेकंड इनवर्स। वैसे जरूरत नहीं है यूनिट लगाने की अभी, क्योंकि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे यूनिट में दे रखा है आंसर पे, ठीक है। 30 हो गया, इसके बाद में एस कितना दे रखा है, एस दे रखा है 20 माइक्रोमोल्स। टाइम बचाने के लिए यूनिट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि एंड में सारी यूनिट एक जैसी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 30 इंटू 20 बिना यूनिट के लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। 30 इंटू 20 और नीचे क्या हो गया, Km कितना दे रखा है, Km दे रखा है 10 और सबस्ट्रेट फिर से दे रखा है 20। 30 इंटू 20 और ये आपका हो गया तो 30 इंटू 20 अपॉन 30, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली पता है कट जाएगा यहाँ पे, और ये अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, 20 माइक्रोमोल पर सेकेंड। दिस इज योर V0। नेक्स्ट, अच्छा ये अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से सोल्यूशन वाले। इसका एक क्वेश्चन कल मैंने करवाया था तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से कवर करेंगे इसको। So an ST buffer content 20 grams, 20 grams नहीं 20% of sucrose। 20% of sucrose का क्या मतलब है कि अगर 100 ml बनाओगे सोल्यूशन बफर का तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए, ये 20% का मतलब है। 100 मिलीमोलर ऑफ ट्रिस एंड 10 मिलीमोलर ऑफ EDTA है, ये आपका बफर चाहिए आपको ऐसा। स्टॉक सॉल्यूशन आपको दे रखा है 50% सुक्रोज का, 1 मोलर ट्रिस का, 200 मिलीमोलर EDTA का। देखो 1 मोलर ट्रिस वाला जो है इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बता रहा हूं क्यों। देखो 50% सुक्रोज बोल रखा है, सुक्रोज से शुरू करते हैं क्योंकि हमको 20% सुक्रोज बनाना है 50% सुक्रोज से। 50% सुक्रोज का क्या मतलब है कि 100 ग्राम में 50 ग्राम क्या होगा आपका, 100 ml में 100 ग्राम बोल दिया मैंने। 50% सुक्रोज का मतलब है 50 ग्राम सुक्रोज 100 ml में होगा। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं यार 50 ग्राम नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि है ना 20%, ये हमारे रिक्वायर्ड है, ये हमको गिवन है। तो 20 ग्राम चाहिए 100 ml में। तो अब आप खुद सोच के बताओ कि आप कितना इसको यूज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुमको समझ में आने लगेगा कि अगर ये 50 ग्राम है 100 ml में और मुझे 20 ग्राम चाहिए 100 ml के अंदर, तो मैं कितना इसमें से निकालूं। तो अगर आप इसको 20 ग्राम पे लेके जाना चाहोगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स का डिफरेंस है। कैसे है जरा इसको समझो। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर ये 50 ग्राम्स 100 ml में है तो अच्छा चलो एक फैक्टोरियल बता देता हूँ, 200 ग्राम इन 100 ml है तो 200 ग्राम इन 1000 ml हो जाएगा, सही है। 200 ग्राम इन 1000 ml, ये भी 20% रहेगा ना जो हमको चाहिए। अगर मैं इसको 200 ग्राम लेना चाहूं तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 400 ml लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4 से कर दिया ना फैक्टर, तो ये कितना हो गया 400 ml। अगर मैं 100 ml में डाल देता हूँ, सॉरी 1000 ml में डाल देता हूँ 400 ml, तो 1000 ml में से अगर 400 ml अपन सुक्रोज सॉल्यूशन ले लें तो उसके अंदर हमको कितना सुक्रोज मिल जाएगा, 200 ग्राम सुक्रोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो ऊपर से। तो अल्टीमेटली हमको कितना चाहिए, 400 ml चाहिए क्या सुक्रोज, दो जगह 400 ml दिख रहा होगा, ये गया ये गया। अब देखो ट्रिस के लिए ना दोनों स्पेसिफिकली 100 दे रखा है 100 दे रखा है, ट्रिस सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रिस वैसे मैंने कल सॉल्व करना बताया था, सिंपल था वो भी। लास्ट हमारा बचा है कि 200 मिलीमोलर EDTA सॉल्यूशन है और 10 मिलीमोलर EDTA सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो 200 मिलीमोलर जो EDTA सॉल्यूशन है, हमेशा मिलीमोलर और ये किस पे चलता है आपका लीटर्स में चलता है, तो 200 मिलीमोलर है ये 1000 ml में, है ना। आपको क्या चाहिए 10 मिलीमोलर चाहिए, तो कैसे करोगे अब आप, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे
अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 100 मिलीमोलर हो जाएगा। कितने में, 500 ml में। तो अगर 500 स्टॉक सॉल्यूशन लूंगा तो 100 मिलीमोलर उसके अंदर EDTA मिलेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 10 मिलीमोलर चाहिए। तो 10 मिलीमोलर अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितना लेना चाहिए, 50 ml लेना चाहिए EDTA सॉल्यूशन। और ये इसका आंसर है, 10 मिलीमोलर EDTA सॉल्यूशन चाहिए तो कितना ले लो, 50 ml का ले लो EDTA। ये एक दूसरा तरीका बता दिया है सॉल्व करने का। स्टॉक लेके जो सॉल्व कर सकते हो तुम, कि आपको पता है कि 50 ग्राम 100 ml में है, तो आपने उसको क्या कन्वर्ट किया, आपको उसने कन्वर्ट कर दिया, आपने जितना आपको चाहिए उसके बेसिस पे उतना आपने डायरेक्टली ले लिया। ये एक अलग तरीका हो गया। कल दूसरा तरीका बताया था, आज दूसरा तरीका बताया है। दोनों एक बार रिलेट करना, प्रैक्टिस करना, जो ज्यादा सही लगता है उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेट, सल्फोनेट्स आर एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक, कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मान ली बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो पूछा गया है नॉट ट्रू, ये याद रखना है, नॉट ट्रू पूछा गया है। द न्यूक्लियोफाइल्स अटैक अकर एट असाइल कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं पे होता है ना। द न्यूक्लियोफाइल अटैक अकर एट द अल्काइल कार्बन एंड सल्फोनेट, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका कार्बन है, यहाँ पे भी आपका कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए यहाँ पे जो बॉन्ड है वो मदद करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल अटैक अकर्स एट द ऑक्सीजन और फॉस्फोरस इन द फॉस्फेट्स, ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। और सल्फोनेट्स कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, इजीली हाइड्रोलाइज किया जा सकता है उनको। न्यूक्लियोफाइल अटैक जो है वो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस पे होता है, फॉस्फेट्स में, ये गलत है। ऐसा इसका कारण ये है, शायद मैंने एक स्लाइड डाली है इसके लिए, नहीं इसमें नहीं डाली, सुनो इसको, ऐसा क्यों है देखो। अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करोगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक की जब भी हम बात करते हैं, आगे हाँ, न्यूक्लियोफाइल अटैक हमेशा या इन मोस्ट केसेस सेचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन पे ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, और दोनों जो पहले स्टेटमेंट्स हैं वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, असाइल कार्बन अल्काइल कार्बन, कि हाँ भैया न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां पे हो सकता है। तीसरे वाले कंडीशन में जो आप फॉस्फेट्स की बात कर रहे हो, तो फॉस्फेट्स में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है, फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और वहां से सारी चीजें होती हैं। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है 2' OH या फिर 3' OH ऑफ योर यूजुअली राइबोस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, जो हमारा ये पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो 2' OH 3' OH अगर राइबोस की बात करो तो, और डीऑक्सीराइबोस की बात करो तो ऑब्वियसली आपका सिर्फ 3' OH बचता है, क्योंकि 2' पे तो OH रहता नहीं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ से होता है। ये वॉटसन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका प्रॉपर डीएनटीपीज को लगाता है, बेस पेयरिंग और आरएनटीपीज और डीएनटीपीज कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, ओके लेट्स मूव ऑन। अगली कहानी, द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन असाइल कैरियर प्रोटीन इज, ओके तो असाइल कैरियर प्रोटीन की बात क्या करते हैं अपन, असाइल कैरियर प्रोटीन की बात आती है जब आपका फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में आप पूछते हो कि भैया हाँ फैटी एसिड सिंथेसिस करवाना है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में जब अपन बात करते हैं तो एसीपी की बात करते हैं। एसीपी क्या करता है, एसीपी आपकी अल्टीमेटली लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑब्वियसली फैटी एसिड सिंथेसिस बोला है, लॉन्ग चेन बनाने के रिस्पॉन्सिबल होता है। एसीपी बेसिकली कैरी करता है, किसके मदद से कैरी करता है ये, तो कोएंजाइम ए की मदद से कैरी करता है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज कोएंजाइम ए। और फिर ये सल्फाहाइड्रल लिखा हुआ है, एफएडी हीम एनएडी क्यों गलत है। सिंपल क्वेश्चन था ये, हाँ अगर कभी पढ़ा नहीं है तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर एक बार भी कभी पढ़ा होगा, इसके रिएक्शन देखी होगी तो बहुत इजी था। पायरान इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पायरान के बारे में हम कब बात करते हैं, जब हम हमारे हैवर्थ प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं, और हैवर्थ प्रोजेक्शन में हम पायरान के बारे में क्या बात करते हैं, जो ग्लूकोज के डेवलपमेंट में मदद करता है कुछ इस तरीके से, इट्स 1 2 3 4 5 और ऊपर क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो फर्स्ट और फिफ्थ हेमी एसिटल अरेंजमेंट, हेमी कीटल अरेंजमेंट, यहाँ पे हेमी एसिटल बनता है फिर ये डेवलपमेंट होता है ना। तो ये जो है ये क्या है आपकी एक 6 मेंबर्ड 5 कार्बन की रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पायरानोज, इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पायरान कहलाता है, और पायरान में अल्टीमेटली 6 मेंबर्ड ऑक्सीजन हेट्रोसाइकिल होता है ना, नाइट्रोजन नहीं होता, यहाँ गलत हो गया ये। 5 मेंबर्ड किसको बोलते हैं, 5 मेंबर्ड बोलते हैं आपकी, पता होगा वैसे तुमको, फ्यूरान। अच्छा कमेंट में मेरे को बताओ कि कौन सी शुगर है जो फ्यूरान के फॉर्म में है, 6 कार्बन की होना चाहिए, 6 कार्बन की होना चाहिए, बट फ्यूरान के फॉर्म में होना चाहिए। बहुत सारी है बट एक बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, द नंबर ऑफ अल्फ प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर, तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं, जो टर्मिनल पे होते हैं, बिल्कुल एंड पे जो लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो टर्मिनल पे होते हैं, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रक्टोज की अगर अपन बात करें तो इस तरीके से CH2OH, C डबल बॉन्ड O,
CHOH जो कि 3 बार होगा यहाँ पे, और फिर आखिरी में आ जाता है CH2OH। तो एक प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे, एक प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे। तो फ्रक्टोज में 2 प्राइमरी अल्कोहल है, पहला फ्रक्टोज बोला गया है, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही हो सकता है, ये दोनों गलत है, एक एक लिखा है। ग्लूकोज की अगर अपन बात करते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2OH होता है क्या इसके अंदर? नहीं, इसमें होता है CHO। CHO, CHOH, CHOH कितने होते हैं? ये 4, आखिरी में एक हो जाता है क्या? CH2OH। मैंने डिटेल कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर्स वैसे संभव सीरीज में लिए थे, बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर्स तो एक्सप्लेन नहीं किया था, थोड़े बहुत कनेक्ट्स बताए थे कैसे स्ट्रक्चर से याद रखना है। अगर चाहो तो एक बार रिवीजन के फॉर्मेट में देख सकते हो उसको, ठीक है? संभव सीरीज में है कार्बोहाइड्रेट्स बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में। तो यहाँ पे ये एक टर्मिनल अल्कोहल है, तो टर्मिनल अल्कोहल क्या होगा एट द एंड? यहाँ पे ग्लूकोज में 2 टर्मिनल अल्कोहल नहीं है, फ्रक्टोज में 2 टर्मिनल अल्कोहल है, और इसमें 1 टर्मिनल अल्कोहल है। तो ध्यान रखना, फ्रक्टोज मतलब कीटोज में 2 टर्मिनल अल्कोहल होते हैं, और अल्डोज में 1 टर्मिनल अल्कोहल होता है। कल को वो दूसरी शुगर से भी पूछ सकते हैं सवाल इसी थीम पे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अंडरगोज डैश टू प्रोड्यूस 2 C3 फ्रेगमेंट्स। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तुमने ग्लाइकोलिसिस डेफिनेटली पढ़ी होगी। ग्लूकोज with the help of hexokinase or glucokinase depending upon the tissue it converts it into glucose 6 phosphate, then glucose 6 phosphate with the help of your hexose isomerase gets converted into fructose 6 phosphate which gets converted into fructose 1,6 bisphosphate। रुक जाओ, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, अरे ढंग से लिख दो यार वापस से, बिसफॉस्फेट। हाँ, ये किस कौन कन्वर्ट करता है? तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है PFK1। आपसे पूछा गया है कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है, जब ये ब्रेक होता है आपका 3-PGAL में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फोस्फेट में, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? तो ध्यान देना, ये आपका रेट्रो अल्डोल या रिवर्स अल्डोल रिएक्शन होती है। जब आपका एक अल्कोहल, फ्रक्टोज एक अल्कोहल है ना, इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल पढ़ के आए ना पिछले वाले क्वेश्चन में, 2 प्राइमरी अल्कोहल। तो फ्रक्टोज जो है आपका एक अल्डिहाइड और एक किसमें टूट जाता है? कीटोन में टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स अल्डोल। अगर ये उल्टी हो जाए, अल्डिहाइड कीटोन के साथ जुड़ के वापस से अल्कोहल डेवलप करना शुरू करे, तो इसको बोलते हैं अल्डोल, ठीक है? अल्डोल रिएक्शन जो होती है, अल्डिहाइड कीटोन को जोड़ के अल्कोहल बनाती है, और उल्टा इसका क्या होता है? रिवर्स अल्डोल। तो रिवर्स अल्डोल रिएक्शन यहाँ पे, जिसको रेट्रो अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, है ना, इसका ये बेसिस है, ध्यान रखना है इसको, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि अगर यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बजाय अगर ग्लूकोज होता, तो ग्लूकोज का कौन सा वेरिएशन अपन ले सकते थे? ग्लूकोज में क्या हम फर्स्ट और सिक्स्थ पे आपका लगा सकते हैं कि फॉस्फेट? ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट अगर होता तो क्या हम वो यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? इसका आंसर तुम कमेंट में बताना कि क्यों नहीं हम ग्लूकोज को यूज करते हैं, क्यों हमने आइसोमराइजेशन करके फ्रक्टोज में उसको कन्वर्ट किया। देखेंगे क्या आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक सा अरेंजमेंट है रेट्रो अल्डोल रिएक्शन का, जो कि शुगर मेटाबॉलिज्म में काम करती है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड इसको हम ब्रेक करेंगे, 3 और 4 के बीच का, जो यहाँ से इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो 4 5 6 अलग हो जाएगा, 1 2 3 अलग हो जाएगा। ये आपका अल्डिहाइड है और ये आपका क्या है? कीटोन। दिख रहा होगा ना, ये डबल बॉन्ड O, तो RCOR ऐसा दिख रहा होगा, ये RCOR है, और ये क्या है आपका? CHO। दिख रहा होगा ये CHO, हियर इट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कोर फंक्शन यूनिट प्रेजेंट इन द NADs, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन। डाइहाइड्रोपाइरिडीन के बारे में एक दो बातें और है जो पता होना चाहिए, एंड दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जो परवेसिव कोफैक्टर्स होते हैं, परवेसिव कोफैक्टर्स मतलब जो ज्यादातर जगह पे मिलते हैं, प्रेवेलेंट है जो बहुत ज्यादा, तो प्रेवेलेंट कोफैक्टर्स जो हैं आपके NADH और NADPH के, वो हैं आपके डेरिवेटिव्स 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन के। ये वैसे ही याद रखना है। 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन जो है, इससे रिलेटेड कुछ ड्रग्स भी है, और जो अल्टीमेटली आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। एल टाइप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, एक रिसर्च पेपर से लिया था, छोड़ सकते हैं इसको। कैल्शियम ब्लॉक करती है ये, जिसकी वजह से जो हाइपरटेंशन है, मतलब जो आपका हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के इशू को ट्रीट करने के लिए हम लोग डाइहाइड्रोपाइरिडीन के ड्रग्स के डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना, ठीक है? 1,2 डाइपाइरो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट्स मूव ऑन। अगला, a hypothetical polypeptide hormone binds to its receptor with the association constant, association constant दे रखा है 3 × 10⁴ पर मोल पर सेकेंड, ठीक है? देन डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट भी दे रखा है आपको, कुछ भी, ठीक है, समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, के इक्विलिब्रियम पूछा है। के इक्विलिब्रियम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं अपन? हम बात करते हैं प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, बाइंडिंग का रिसेप्टर का एसोसिएशन दे रखा है, और प्रोडक्ट क्या होगा आपका? डिसोसिएशन आपको निकालना है। तो डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, इस वजह से हम क्या लेंगे यहाँ पे?
के डी अपॉन के ए। के डी कितना दे रखा है आपको, देखो जरा, के डी कितना दे रखा है 6.9 इंटू 10⁻⁻6 है ना पर सेकेंड, और ये कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁴। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -6 है, ध्यान देना इस चीज का। यहाँ पे पर मोल पर सेकंड दे रखा है, ये पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा है ना। 3 से 6.9 को काटोगे तो ये होगा 2.3, और इसके अलावा ये मोल ऊपर चला जाएगा और ये 10⁻⁴ नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स। ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स, समझ में आई बात। तो ये इसका आंसर है 2.3 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट हाँ ये पता होना चाहिए था कि के डी अपॉन के ए लेना है। यूजुअली कुछ लोग के अपॉन के डी ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उस केस में तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, फिर वो फर्स्ट ऑप्शन या ऐसा कुछ फर्स्ट ऑप्शन आता है, फिर शायद मैंने इसको उस तरीके से भी सॉल्व करके देखा था। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन कैन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द फॉलोइंग अमीनो एसिड। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन दो तरीके से ग्लाइकोसाइलेट हो सकता है, या तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एन का मतलब यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है आपको प्रोटीन में किस तरीके से मिल जाता है, अमाइड के फॉर्म में मिल जाता है NH2 है ना, NH2 अमाइड के फॉर्म में मिलता है। या फिर आप ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करते हो, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो आपका गोल्जी में होता है ना, और ये जो होता है ये आपका मेनली ER की ल्यूमेन में होता है, मेनली गोल्जी में भी थोड़ा सा रिलेवेंस होता है इसका। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो आपका कहाँ पे होता है, सेरेन एंड थ्रियोनिन पे होता है ये, क्योंकि इनके अंदर क्या है ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ओ लिंक में ऑक्सीजन है, एन लिंक में जैसे नाइट्रोजन है। इसके अलावा एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, एस्पेरेजीन पे होता है, ध्यान रखना है, एस्पेरेटेट हो गया ये, एस्पेरेजीन पे होता है। इसके बेसिस पे आपका आंसर क्या हो गया, एस्पार्जिन, सेरीन एंड थ्रियोनिन, याद रखना। मैंने थोड़ा सा सेल बायो को भी डिटेल बता दिया, हम इसको डिटेल में करेंगे अगले लेक्चर में। नाउ Which one of the following reaction does not occur in fatty acid synthesis? अभी हमने पहले फैटी एसिड कोए के बारे में बात की थी, अब हम फैटी एसिड सिंथेसिस पे थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस में क्या क्या नहीं होता है, देखो जितनी भी आपकी सिंथेसिस वाली बात है, मतलब जो एनाबॉलिज्म वाली बातें हैं, जहां जहां पे भी आप एनाबॉलिज्म करते हो वहां वहां पे आप रिडक्शन करते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जहां जहां पे भी एनाबॉलिज्म होगा वहां वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा ही होगा। इस बेसिस पे हमारा रिडक्शन तो गलत आंसर हो गया, क्योंकि वो तो होता है, डज नॉट अगर पूछा है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, ये भी गलत आंसर हो गया, क्योंकि जब हम ब्रेक करते हैं तो हम हाइड्रेशन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, अभी बात करूंगा कैसे। और फॉस्फोराइलेशन, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस में फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। जरा इस डायग्राम को देखो एक बार। हाँ, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये हमारे पास में एक क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन में यहाँ पे तुमको CO2 दिख रही होगी और ACP दिख रहा होगा, ये वही असाइल कैरियर प्रोटीन। ये देखो कोएंजाइम S दिख रहा है, कोएंजाइम SH बात की थी तो ये पूरा H निकल गया और यहाँ पे ACP से जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक कोई भी 2 कार्बन का या 3 कार्बन 5 कार्बन का ऐसा क्या है आपका वो, एक मिनट को पेन चेंज करने दो। हाँ, ये R हो गया, ये ACP हो गया, यहाँ पे ये CO2 का रिमूवल है। सो बेसिकली यहाँ से CO2 का रिमूवल कंडेंसेशन में मतलब डीकार्बोक्सिलेशन तो है, तो डीकार्बोक्सिलेशन तो हो रहा है। देखो रिडक्शन लिखा है, डिहाइड्रेशन लिखा है, रिडक्शन फिर से लिखा है, तो अगर तुमको ये 4 ही चीजें पता है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, फॉस्फोराइलेशन करना ही नहीं है ना। बाकी हाँ ध्यान रखना, NADPH का यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, NADPH यूज करते हैं हम एनाबॉलिज्म में और NADH यूज करते हैं हम कैटाबॉलिज्म में, है ना, ये बेसिक पॉइंट्स है। अमीनो एसिड दैट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कल मैंने बताया था हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का जो आपका PI है वो बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल pH 7 के बहुत ज्यादा पास में है, इसलिए हिस्टिडीन जो है उसका बफर की तरह का एक्ट किया जाता है और वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। बफर उन्हीं को बोलते हैं ना जो दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये था आपका पार्ट ए एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पार्ट बी। अब पार्ट बी में बायोकेमिस्ट्री से स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम आने वाली टेक्निक्स और सेल बायो में डिस्कस करेंगे, इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट है। नाउ पहला सवाल पार्ट बी, पार्ट ए में भी 3 नंबर मिलेंगे, पार्ट बी में भी 3 नंबर मिलेंगे, इसलिए अच्छे से तैयार करना है इसको। Which one of the following amino acid biosynthetic pathway is affected in a folic acid deficiency? Now this is a tough question, इतना आसान सवाल नहीं है ये। अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही है, तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म अगर अपन ने पढ़ा है तो फिर ये वाला सवाल अपने से बन पाएगा। नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 150 में से 50 सवाल करना है तुमको, तो इस चीज का ध्यान रखो, ज्यादा परेशान नहीं होना है। इस सीरीज से तुमको बस इस चीज का ध्यान देना है कि सवाल किस लेवल पे और कैसे पूछे जाते हैं, बाकी ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ग्लाइसिन के बारे में बात हो रही है क्या, देखते हैं जरा। देखो
बेसिकली आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि फॉलिक एसिड क्या काम करता है। तो फॉलिक एसिड जो है ये कौन सा विटामिन होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ कौन सा विटामिन होता है। एक हिंट दे देता हूँ, ये बी कॉम्प्लेक्स में से कोई एक विटामिन है, कौन सा विटामिन होता है ये बताना है। और ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये आपका मिथाइल ग्रुप डोनर होता है, इट इज मिथाइल ग्रुप डोनर। एक दो और याद रख लो, सेम जैसे एक याद रख सकते हो एस एडेनोसिन मिथ्योनिन, ये भी आपका एक मिथाइल ग्रुप डोनर है। तो ये मिथाइल ग्रुप डोनर होता है और ये मेजरली काम करता है आपका ग्लाइसिन बनाने के लिए ग्लूकोज और एलिनिन से। ठीक है, बाकी ऑप्शंस अगर मैं समझाने जाऊंगा बहुत डिटेल हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइसिन बनाने के लिए, इसके लिए मैंने एक चार्ट तुम लोगों के लिए रखा है, इसको देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, 3 पीजीए में कन्वर्ट होता है। 3 पीजीए से कन्वर्ट होने के बाद में वो विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट अमीन वगैरह लेके और अल्टीमेटली सेरीन में कन्वर्ट होता है। सेरीन में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे तुमको ये टेट्राहाइड्रोफोलेट दिख रहा होगा, जो कि आपका फॉलिक एसिड से आ रहा है। अभी मैं गलती से तुम्हारा वाला कमेंट लिख देता यहाँ पे, कौन सा विटामिन लिख देता गलती से, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, फॉलिक एसिड से टीएचएफ आया। ये फॉलिक एसिड अगर यहाँ नहीं होगा तो ये टीएचएफ नहीं होगा, और ये सीरीन जो है ये भी नहीं बनेगा, तो ग्लूकोज और सीरीन से आपका ग्लाइसिन डेवलप नहीं हो पाएगा। सेरीन बोल लो, सीरीन बोल लो, जो भी समझ में आता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बाकी यहाँ पे और कॉन्सेप्ट्स ले रखे कि ग्लाइसिन के और क्या क्या वर्किंग है और बाकी दूसरे अरेंजमेंट क्या है। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट जैसे यहाँ पे फॉर्मेट बनाने में मिथाइल ट्रांसफर्स बताया था ना कि टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करवाता है, थाइमीन प्यूरिन, है ना। अच्छा एक चीज और, ये आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट से रिलेटेड एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं डीएचएफआर, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। और एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है मिथोट्रेक्सेट, इट इज एन एंटी कैंसर ड्रग। और ये ड्रग जो होती है आपके डीएचएफआर पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देती है, तो प्यूरिन बेसिस उतने अच्छे से नहीं बन पाते, मतलब बन नहीं पाते। तो हम एंटी कैंसर में इसको यूज करते हैं मिथोट्रेक्सेट, ओनली नॉट ओनली इन कैंसर, कई बार हम इसको आपके आर्थराइटिस वगैरह में भी यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन नाउ, which of the following amino acid change in the active site of an enzyme is most likely to change its activity? अच्छा आपको एक्टिव साइट में ऐसा कोई चेंज बताना है जिसका सबसे भारी इंपैक्ट हो। भारी मतलब मोस्ट लाइकली उसका इंपैक्ट होगा ही होगा। लाइसिन एक पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, आर्जिन एक पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। ल्यूसीन एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है, आइसोल्यूसिन नॉन पोलर अमीनो एसिड है, फिर भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। ग्लूटामेट टू एस्पार्टेट ये भी एक एसिडिक अमीनो एसिड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसिन टू प्रोलीन ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा। लाइसिन एक पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है, प्रोलीन वैसे भी नॉन पोलर है, और नॉन पोलर तो ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी दिक्कत है। इम्यूनो अमीनो एसिड है, निनहाइड्रीन के साथ में येलो कलर देता है, ये 2-3 चीजें याद रखना और इसके बारे में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये सही नहीं है। बाकी कहाँ पे मिलता है ये, कल वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी, बीटा ट्रांस पे, एल्बो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो नेक्स्ट, phosphorylation of the protein is a typical post-translational modification which modulates their activity। बिल्कुल सही बात है ये। Which one of the following amino acid residue can be phosphorylated? अच्छा हमेशा ध्यान रखना कि जिसके पास OH है वो phosphorylated हो सकता है, तो S, T और Y ये 3 तो हो ही गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही phosphorylated हो सकते हैं, क्योंकि इनमें तो ऑप्शन में ही नहीं है वो। तो इसके अलावा जो phosphorylation हो सकता है वो हो सकता है आपका एस्पार्टेट पे, जो कि यहाँ पे आंसर भी है हमारा एस्पार्टेट पे, और एक phosphorylation जो हम यूजुअली और पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम हिस्टिडीन पे। तुमको मुझे बताना है कि एस्पार्टेट का फॉस्फोराइलेशन तुम कहाँ पे पढ़ते हो। एक हिंट दे देता हूँ, ये किसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के अंदर होगा। और एक चीज और मुझे तुमको बताना, तुम बताओगे मुझे कि ये हिस्टिडीन के बारे में अपन फॉस्फोराइलेशन कहाँ पढ़ते हैं। अच्छा ये आपके बैक्टीरिया में सिग्नलिंग में कहीं आने वाला है, एक बता दिया मैंने, या फिर आपकी कोई प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग में भी आ सकता है। ये 2 हिंट्स दे दिए मैंने, तुमको ढूंढना है कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। बाकी तो ये सेरेन, थ्रियोनिन, टायरोसिन वगैरह पे तो बहुत सारे देखे होंगे तुम। आगे बढ़ते हैं। Which of the following corresponds to the amino acid pair having maximum and minimum number of allowed conformation in the Ramachandran plot? अगर तुमको याद हो तो कल वाले चैप्टर में मैंने बताई थी ये बात कि हमने पूरा रामचंद्रन प्लॉट बनाया था, तो ग्लाइसिन का बहुत बड़ा क्वाड्रेंट था, तो ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम एरिया किसका होगा, हमेशा ग्लाइसिन का होगा, इसी से एलिमिनेट हो जाता है ये आंसर। एंड दैट इज व्हाई PYQs आर योर एक्चुअल गाइडिंग लाइट। अगर तुम ये सेशंस लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये सेशन बहुत ढंग से कवर कर रहे हो, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा सोच के एक एक चीज को जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, तो आई होप कि तुमको ये चीज फायदा कर रही होगी। ठीक है, फायदा कर रही हो तो बस इसको मेहनत से करते रहो, और जो जो चीजें पूछ रहा हूँ बस बताते रहो, और कुछ नहीं करना। चलो अगला, इफ द एनर्जी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कैलकुलेटेड यूजिंग मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स फोर्स फील्ड। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स फोर्स फील्ड एक टेक्निक आ गई है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बेसिक अरेंजमेंट लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कंपोनेंट कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, कोई भी ऐसा आपको बताना है जिसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखो बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करें तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड
टू ब्रेक दी बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एट दी एंड अगर दो चीजों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगी, बाहर से देना ही पड़ेगी। और अगर आपने बाहर से उसके अंदर एनर्जी सप्लाई करी, मतलब वो एंडरगोनिक हो गया, और एंडरगोनिक में हमेशा वो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव ही होगा। एंड दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसका नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। डायहेड्रल जो एनर्जी है, डायहेड्रल एनर्जी बेसिकली डायहेड्रल एंगल से तुम इसको रिलेट कर सकते हो। और हमने कल ही बात की थी कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, आपका जो -50 और -60 के एंगल्स देखने को मिलते हैं, तो ये नेगेटिव बिल्कुल हो सकती है। वंडरवॉल्स भी अगर आपका अट्रैक्शन में, या वंडरवॉल्स की अगर अपन बात करें तो वंडरवॉल्स नेगेटिव होती है अगर आपकी दो चीजें अट्रैक्शन में है तो, ठीक है। और लास्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जब अपोजिट चार्जेस आते हैं और अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे के पास में क्लोज आते हैं तो उससे आपका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का लिबरेशन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट अगेन Michaelis-Menten kinetics है ना। सो एन एंजाइम फॉलो Michaelis-Menten kinetics विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। Vmax दे रखा है, Km दे रखा है, द रिएक्शन वेलोसिटी वुड बी, वापस से वही करना था, कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। देखो आपको दे रखा है Vmax, और Vmax कितना दे रखा है 5, Km दे रखा है आपको 2.5। देखो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि 2.5 Vmax का हाफ Km पे हो जाएगा, तो यहाँ पे Km किस में दे रखा है, सबस्ट्रेट के वैल्यू पे दे रखा है ना। इसको कंफ्यूज नहीं करना है, V0 में नहीं दे रखा है कि इसका हाफ दिख रहा है तो तुमने इसको V0 पकड़ लिया ना। रिएक्शन वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जरा इसको देख लेते हैं। तो V0 जो है, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, बट हमने को इसको कैलकुलेट नहीं करना है। देखो 2.5 मिलीमोल पर सेकंड एट ऑल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तो ऐसे बढ़ती है ना, तो हर सबस्ट्रेट पे एक जैसी थोड़ी हो सकती है, बिल्कुल गलत बात है ये। उसके बाद में इक्वल टू Vmax, ये भी नहीं हो सकता है, Vmax के इक्वल नहीं हो सकती है, दोनों ही गलत बात है। हाँ 5 मिलीमोलर पर सेकंड एट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2.5। देखो Vmax जो है वो 5 मिलीमोलर है, यहाँ पे Vmax है 5 मिलीमोलर, 2.5 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे है, तो जहाँ पे Km है, तो ये तो इसका हाफ होगा, तो ये भी 2.5 होगा, है ना। लेकिन एक्जैक्टली 2.5 नहीं होगा ये, क्योंकि हमको ये एक्जैक्टली Vmax का भी पता नहीं होता है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, कि आपका 2.5 जो है वो Km है, देखो ना Km की वैल्यू दी थी, ये रही Km की वैल्यू दे रहेगी, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 2.5 पे आपका Vmax अपॉन 2 अचीव हुआ है। Vmax अपॉन 2 कितना है, 2.5 है, तो 2.5 पे 2.5 है। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1.67 ही आएगा, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो सारे ऑप्शंस मैंने इससे से अपने सिर्फ कॉमन सेंस बेसिस पे एलिमिनेट कर दिया, अगर मुझे नहीं भी आता है इसको एग्जैक्टली न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो सिर्फ ये ग्राफ याद रखना था, और इसमें देखो Km यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे Vmax अपॉन 2 प्लॉट किया, इसको देखा कि हाँ 2.5 है, तो 1.25 mm ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, 1.25 कम होगा इधर होगा, 2.5 से कम होगा, 1.25 हाफ होगा, हाफ जो है तो इधर भी 2.5 का कुछ हाफ होगा, 2.5 का 1.25, 1.67 उसके क्लोज ही है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है ये, है ना। Michaelis-Menten में कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं आती है, ध्यान रखना है इस चीज का। लाइन वीवर में ही नहीं आती तो Michaelis-Menten में तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यही सबसे क्लोजेस्ट हमारा ऑप्शन है, ठीक है। एक दो चीजें यहाँ पे लिख लो, अगर आपकी रेट जो है, ठीक है चलो लिखवा देता हूँ कुछ चीजें, ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर आपने सबस्ट्रेट को डबल किया तो आपकी रेट भी उतनी ही स्पीड से, जितना आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया उतनी आपकी रेट भी बढ़ जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स होती है। आपने सबस्ट्रेट को डबल किया, और सबस्ट्रेट को डबल करने से आपकी रेट जो है वो क्या हो गई। अब ये आने वाले कुछ क्वेश्चन का एक इंटरेस्टिंग केस होने वाला है, थोड़ी देर में बताऊंगा, अगला क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर तुम खुद से समझ जाओगे। आपने सबस्ट्रेट को डबल किया और आपकी रेट 4 गुना हो गई, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। आपने सबस्ट्रेट को डबल किया और आपकी रेट जो है वो 9 गुना हो गई, 9 गुना हो गई, तो ये है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। और अगर आपने सबस्ट्रेट को डबल किया और आपकी रेट जो है वो 16 गुना हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। बेसिकली है कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2 टू द पावर लगाते जाओ, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है तो सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे जो जो पावर है वही उसकी ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 4 होगा रेट, जब आप सबस्ट्रेट को डबल करते हो, तो सबस्ट्रेट को डबल करो तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 तो फोर्थ ऑर्डर हो गई, 2 टू द पावर 3 थर्ड ऑर्डर, 2 टू द पावर 2 सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 था फर्स्ट ऑर्डर, तो जो पावर है वही ऑर्डर है। इससे रिलेटेड अपने पास एक क्वेश्चन है जो 2017 पार्ट ए में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये रहा।
फॉर अ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन डबलिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द रेट बाय 10 फोल्ड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो अब तो तुमको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, लेकिन आपकी जो रेट है वो 10 फोल्ड से ऊपर बढ़ गई। तो 10 किसके बीच में आएगा? 9 और 16 के बीच में आएगा। 9 पे हमने बोला था थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, 16 पे हमने बोला था फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीन हो गया? 3-4 के बीच में होगा। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में, एंजाइम रिएक्शन फॉलो मिक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स, व्हाट विल बी द रिएक्शन वेलोसिटी एट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है हमको Km/3, तो इसको ऊपर मार देंगे तो अपन क्या निकाल लेंगे? Km निकाल लेंगे। Km कितना है? 3s। अब तुमको कुछ नहीं करना है, अब तुमको डायरेक्टली क्या निकालना है? आपका V0 निकालना है। तो V0 इज इक्वल्स टू Vms अपॉन Km प्लस s। हमने Km की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है ना, तो Vms अपॉन क्या हो गया ये? Km प्लस s कितना है? 3s प्लस s इज इक्वल्स टू Vms अपॉन 4s, s से s कैंसिल, तो Vm अपॉन 4, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज V0 इज इक्वल्स टू Vm अपॉन 4। आया समझ में? बहुत आसान सवाल था। अगला, what will be the required volume of 1 normal HCl and 4 normal NaOH to prepare 1 liter solution of pH 7? ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या है? देखो पहले तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन समझ लो। यहां से आपको प्रोटॉन मिलेंगे, यहां से आपको OH मिलेंगे, ये 1 है और ये 4 है। तो आपको इसको और इसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि आपको 7 pH का सोल्यूशन चाहिए, तो आपको दोनों को न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बनाने के लिए इधर से 1 मिल रहा है और इधर से 4 मिल रहा है, तो इधर से आपको 4 मिले, इसको 4 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? 4-4 हो जाएंगे। तो 4 गुना से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कैसा लेना पड़ेगा कि इसको 1 पार्ट लेना पड़ेगा और इसको 4 पार्ट लेना पड़ेगा। तो 4:1 का पार्ट अगर आपने लिया तो आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। वापस से सुनो क्या बोला मैंने, ये 1 नॉर्मल HCl है तो ये प्रोटॉन देगा 1, ये 4 नॉर्मल NaOH है तो ये 4 आपके क्या देगा? OH देगा। तो एक प्रोटॉन 4 को तो नहीं कर पाएगा, 4 OH को तो न्यूट्रलाइज, तो एक प्रोटॉन के सामने 4 OH अगर खड़े होंगे तो 3 OH क्या हो जाएंगे? फ्री रहेंगे। एक तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो pH 7 थोड़ी हुआ, pH तो ज्यादा हुआ ना, फ्री OH है मतलब pH 7 से ज्यादा होगा, बेसिक है अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए इसको 4 गुना से बढ़ाना पड़ेगा और इसको 1 गुना लेना पड़ेगा इसका। तो इस बेसिस पे अगर हम इन सॉल्यूशंस को देखें तो देखो कहाँ पे 4:1 का रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे 4:1 का रेशियो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा 800:200। आई बात समझ में? ये एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मैंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया। अभी मैं चाहूँ तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, इसका pH होगा 1, इसका pH होगा 4 और POH होगा ये 4, फिर हम इसका लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद कन्वर्जन करेंगे। बट अभी क्योंकि समय नहीं है तो मैं इस तरीके से इसको समझा रहा हूँ। तुमको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का ये लगाया है। हम पढ़ते हैं ना जनरल एप्टीट्यूड में मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, उससे रिलेटेड करके इसको बना दिया है। आई होप ये चीज मजा आया होगा तुमको ये देख के। इसको देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। अच्छा, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, बट आई होप कि इससे समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में तुमको है ना अपनी थोड़ा सा बुद्धि को और कॉमन सेंस को यूज करना है, वरना डिटेल सॉल्यूशन करने जाओगे बहुत टाइम खा जाएंगे ये। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्स, जिसकी टोटल वॉल्यूम है 5.3 मिलीलीटर, वो है एक्टिविटी। तो हमको एंजाइम एक्टिविटी दे रखा है ना, वॉल्यूम में दे रखा है, ठीक है। पर मिनट दे दिया तो एंजाइम एक्टिविटी हो गई, हम जानते हैं पर मिनट। द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ दिस सोल्यूशन इज 0.8 mg। अब टोटल प्रोटीन कंटेंट भी दे दिया, स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ लिया। हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक्टिविटी अपॉन mg ऑफ प्रोटीन। डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये तो, नहीं होगा क्या? देखो तो इसमें कितना लगा देंगे अपन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक। या सो यहाँ पे क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी कितनी दे रखी है? 2.34 माइक्रोमोल्स, है ना। और आपसे क्या पूछा गया है? mg कितना है? 2.8। अब मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों मिली मिली में है, तो 10⁻³ 10⁻³ से कट जाएगा वो, तो कोई मतलब नहीं बन रहा। डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे 0.8 2.34, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.9
3 और 2.93 जो है वो ये इसका आंसर है। मैंने वॉल्यूम क्यों यूज नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर मुझे डायरेक्टली एंजाइम एक्टिविटी दे रखी है तो मुझे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट और मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब मुझे एक्टिविटी नहीं दे रखी होती। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था यहाँ पे। इट वॉज अ कंफ्यूजिंग ट्रैप, कंफ्यूजन। आई बात समझ में, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। What would be the number of protein molecules present in 1 mg of protein having a molecular weight of 20 kilodalton? ये आपसे क्या पूछा गया है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पूछे गए। जब भी मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा तो दो चीजें याद रखना है, एक तो मोल्स निकालना है और एवोगैड्रो नंबर याद रखना है अपने को, ठीक है। मोल्स पूछा तो मोल से निकालना है, और अगर मोल्स ने के बाद में मॉलिक्यूल पूछ डाला तो एवोगैड्रो नंबर से भी करना पड़ेगा। अगर हम मोलारिटी की बात करते हैं, मोलारिटी, तो मोलारिटी होती है गिवन वेट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो भी तुम उसको बोलना चाहो, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर, है ना, पर लीटर। तो यहाँ पे हमारा गिवन वेट किस में है, ग्राम्स में है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये लिखा हुआ एमजी में है ना, तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे 1 mg, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है हमको किलो डाल्टन में, तो इसको डाल्टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स है, तो हम इसको एसआई पे लेके आ जाते हैं। गिवन वेट ग्राम्स में होगा तो 1 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 1 mg है तो 1 mg में कितने ग्राम्स होंगे, 1 मिलीग्राम है ना, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, ऑब्वियसली 10⁻³ सो इसके बेसिस पे हो गया ये 1 × 10⁻³ और नीचे हो गया ये 25 इंटू, अब ये 1000 है, 25,000 डाल्टन है, हम 25,000 डाल्टन है, हमको डाल्टन चाहिए, तो 25 × 10⁻³ डाल्टन। ध्यान रखना -3 मत कर देना, ये बड़ी यूनिट से छोटी में कन्वर्ट किया है और इसको छोटी से बड़ी में कन्वर्ट किया है। यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है ना, ये छोटी को बड़ी में कन्वर्ट किया है, ये छोटी यूनिट थी इसलिए बड़ी कन्वर्ट किया था तो -3 लगाया। ये बड़ी यूनिट थी 25 किलो डाल्टन, इसको छोटी में कन्वर्ट किया इसलिए इसमें प्लस का 10⁻³ लगाया। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो पहले अपन क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, एक मोल का क्या मतलब होता है, तो मोलैरिटी आ गई, अभी कैलकुलेशन छोड़ते हैं, मोलैरिटी आ गई हमारे पास में। अब हमको क्या निकालना है कि अब मॉलिक्यूलर कितने निकालते, तो मॉलिक्यूल जब पूछा है तो मॉलिक्यूल को क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, यूजुअली यहाँ पे दे नहीं रखा है बट तुमको याद भी होना चाहिए, 6.023 × 10⁻23 मोल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो अब इसको क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई कर देना है, मोल्स अपने यहाँ से ले रखे हैं, तो 10⁻³ 1 × 10⁻³ मतलब 10⁻³ 25 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 6.023 × 23 × 10⁻23, ये हो गया। अल्टीमेटली जब इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे अपन, अब सॉल्व तुमको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुम चाहते हो कि ये यहाँ पे नीचे 3 दे रखा है, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो चाहो तो अपने पास में 6.023 × 10⁻23 और अपॉन में आ गया 25, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ आएगा 0.24 × 10⁻17। जिस लेवल की कैलकुलेशंस है, मुझे लगता है कि कैलकुलेटर, शायद मेरे टाइम पे भी कैलकुलेटर था, डीबीटी में कैलकुलेटर रहेगा, जिस लेवल की कैलकुलेशंस है, और पहले के थोड़े से ट्रिकी कैलकुलेशंस भी है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आगे क्या आएगा, 2.4 × 10⁻16 और 2.4 × 10⁻16, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, सिंपल है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ, वापस मोलैरिटी पूछी गई है, 50 ml ऑफ 0.75 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, ठीक है। वापस वही मोलैरिटी निकाल लो भैया, तो मोलैरिटी क्या है, गिवन वेट, इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा चमक रहा है ये, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर, तो उसको हम कन्वर्जन में डाल देंगे आगे चल के, है ना। सो इन 1 लीटर, तो 1 को अगर चाहो तो 1 × 10⁻³ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें, है ना। पर लीटर तो -3 लेने की जरूरत नहीं है, 1 × 10⁻³ हो जाएगा इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास में क्या है, पहले तो देना पड़ेगा कि वेट क्या है, क्योंकि हमारे पास में वेट ही नहीं है, हमको बोल रखा है वेट बाय वॉल्यूम 0.75, तो पहले वेट निकालेंगे अपन। वेट कितना देखा है, 0.75% बोला है ना, 0.75% का क्या मतलब हुआ, इंटू 100 अगर अपन करते हैं इसको, तो जरा देख लेते हैं कि 0.75 ऑफ 50 ml, बट 50 ml की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हम तो लीटर में कन्वर्जन कर रहे हैं, मोलैरिटी हमेशा लीटर पे आएगी ना, तो हम लीटर पे डायरेक्टली ले लेते हैं। 0.75 वेट बाय वॉल्यूम इन 1000 ml, मतलब 1 लीटर में इन 1000 ml, ये कितना हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, पहले 100 ml में निकाल लो इसको, हाँ 100 ml में निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.75
इज 75 ग्राम्स, और अगर जब 1000 ml में करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 750 ग्राम्स। मैंने सिर्फ यहाँ पे जानबूझ के एक स्टेप बढ़ाई है तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए, वरना 0.75% के बेसिस पे अगर अपन जाएंगे तो ये, रुक जाओ मैंने कुछ गड़बड़ करी, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक हुई है, 0.75 है 7.5 नहीं, तो इट इज 100 में हो जाएगा 0.75, 75 ग्राम्स, और ठीक है ये हो जाएगा 7.5 ग्राम्स। पहले इसको समझ लेते हैं। वेट दे रखा है हमको यहाँ पे 50 ml ऑफ, इसमें 50 ml ऑफ 0.75 वेट बाय वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम है हमारे पास में और ये वेट है, तो ये इसमें आ गया है 100 के बेसिस पे, वॉल्यूम 100 पे इसलिए लिया है ताकि परसेंट में डायरेक्टली कन्वर्जन हो गया, तो 0.75 का ऐसा कैसा आ गया, परसेंट से 100 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद में 1000 में कितना हो गया 7.5 ग्राम हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अभी हमारे पास में वेट आ गया है कि 1000 ml में, मोलिकुलर वेट दे रखा है क्या, मोलिकुलर वेट आपका NaCl का कितना होता है, NaCl का मोलिकुलर वेट 58 होता है, तो अब यहाँ पे बस इसको लगाने की जरूरत है, हमारे पास गिवन वेट है 7.5 और हमारे पास में 58 है, तो मोलिकुलर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट विच इज 7.5, क्योंकि ml में है तो डायरेक्टली लग जाएगा, और नीचे क्या है मोलिकुलर वेट, तो इट इज योर 58 7.5, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करने पे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 0.129, ये 129 आएगा, बट क्लोजेस्ट जो है वो 128 है, इस वजह से ये वाला सही आंसर है। आई बात समझ में? इसमें बस बेसिक पॉइंट इतना सा ध्यान रखना था कि ये 100 ml पे है, तो 50 ml ऑफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एट द एंड हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 ml पे लिया है, ज्यादा इजी रहता है ये। आगे बढ़ते हैं। नाउ if 5 ml of 20% ethanol is mixed with 25 ml of 80% ethanol, the resulting solution will approximately be, इसको भी मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से कर सकते हैं अपन, है ना, तो हमारे पास में दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है जिसमें हमने बोला है कि 20% इथेनॉल है, तो 5 ml कुल सॉल्यूशन है, उसका 20% क्या है आपके पास में इथेनॉल है, तो 5 ml का 20% कितना होगा, 5 ml है, तो 5 ml का 20% कैसे निकाल सकते हो आप, इट्स अबाउट 1 ml, है ना, मैंने 5 के कितने कर दिए 20% मतलब कितने 5 हिस्से, तो 5% 5 ml के 5 हिस्से कितने हो गए 1 ml 1 ml 2 1 2 3 4 5, है ना, तो अब ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको कि अल्टीमेटली आपका 20% है, तो ये हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ, सो हमारे पास में फर्स्ट सॉल्यूशन में ये है कि मैं दो टेबल बना देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, वरना ये कंफ्यूजिंग होगा, इथेनॉल और वाटर। अब मुझे कैसे पता कि पानी है यहाँ पे, क्योंकि 20% इथेनॉल है तो बचा कुछ मैं खुद से मान रहा हूँ पानी है। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 में इथेनॉल कितना दे रखा है 20% दे रखा है ना, तो कुल टोटल कितना है, टोटल है 5 ml, 5 ml का 20%, ठीक है, 5 ml का 20% कितना हुआ 1 ml, और 25 ml का 80%, ठीक है, तो 80% वगैरह कैसे निकालोगे, 25 ml का 80% निकालने के लिए 25 ml का 10% हुआ 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, ये 10% है तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 20। सो इथेनॉल सेकंड में है 20 ml, पहले वाले में 1 ml, 5 ml टोटल था, बचा कितना 4 ml पानी, इधर टोटल था 25 ml, तो बचा कितना आपका 20 ml, 5 ml बचा, सही है। अब टोटल सॉल्यूशन कितना है आपके पास, टोटल सॉल्यूशन हो गया आपके पास 30 ml, सही है, 30 ml टोटल सॉल्यूशन है, लेकिन वाटर कितना है उसके अंदर 9 ml, और इथेनॉल कितना है 21 ml, तो इथेनॉल जो है वो 21 ml है 30 ml में से, टोटल में से 21, सो 21 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि परसेंट में पूछा है, तो ये कितना हो गया आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 7 अपॉन 10, 3 से काटोगे तो, और ये 10 से इसको काट दोगे तो ये 10, तो आंसर क्या आ गया 70% इथेनॉल मिक्स, आएगा समझ में 70% इथेनॉल। ये मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व करवाया है, मतलब साइंस के बेसिस के लिए नहीं, हमने इसको थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड के तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम इनएक्टिविटी बाय सुसाइड इनहिबिटर्स शुड बी, अच्छा पहले तो पता होना चाहिए सुसाइड इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सुसाइड इनहिबिटर्स उस तरीके के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाते हैं, जब तक ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं जाते तब तक ये कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ये एक्टिव साइट पे जाते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम का काम है इसको प्रोडक्ट में बदलना, जैसे इसको प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करता है, ये यहाँ पे चिपक के बैठ जाते हैं और इनके बीच में बहुत टाइट इंटरेक्शन हो जाता है, और ये एंजाइम हमेशा के लिए क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है।
तो ये एंजाइम खुद से अपनी सुसाइड कर लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स। तो अब ऑब्वियसली आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है कहां जाना चाहिए, एक्टिव साइट पे जाना चाहिए, इसीलिए ये आंसर क्या है, एक्टिव साइट डायरेक्टेड। एलोस्टेरिक साइट से नहीं मतलब है, रेगुलेटरी भी कोई मतलब का नहीं है, एलोस्टेरिक रेगुलेटरी ये दोनों भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट प्रोटीन एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अमीनो एसिड साइड चेन। ठीक है, सही बात है ये। Which of the following group of amino acid contains side chain hydroxyl group? यार ये अभी बता के आया हूँ, STY। आगे बढ़ो। अल्फा हेलिक्स इन अ प्रोटीन इज प्राइमरीली ड्यू टू, देखो अल्फा हेलिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट बात है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जो पता होना चाहिए। अल्फा हेलिक्स में हमेशा आपका इंट्रा चेन, एक ही चेन के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और वो भी कैसे बनते हैं, वो बनते हैं आई प्लस आई के बीच में, मतलब पहले अमीनो एसिड के बीच में, और फिर आपके पांचवें अमीनो एसिड के बीच में, आई प्लस 4 के बीच में बनते हैं। बीटा शीट जो है, बीटा शीट में आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरीके से क्या होता है, इंटरचेन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सो इसमें आपका इंटरचेन होता है बीटा शीट में, बीटा शीट या बीटा कॉन्फर्मेशन में, और आपका इसमें अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, हमेशा इंट्रा मॉलिक्यूलर। सो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सही है, यहाँ पे इंट्रा चेन है और यहाँ इंटरचेन है, ध्यान रखना है, इस पे सवाल आ सकता है आगे भी। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स विद एसिमेट्रिक सी बीटा एटम्स आर। सी बीटा पहले तो बताओ सी बीटा क्या होता है। तो देखो हमारे पास में अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं कि इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट होता है, NH3 पॉजिटिव COO माइनस, मैं जोट्रा आयनिक बना दे रहा हूँ, ये हमारे पास में बेसिक अरेंजमेंट होता है। ऊपर H है ना, दिस इज अवर H, ये COO माइनस, NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे R है। अब अपन फटाफट से बना देते हैं। प्रोलीन और मेथियोनिन की अगर अपन बात करें, प्रोलीन और मेथियोनिन में कोई भी आपका एसिमेट्रिक किरिल कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक का मतलब कल हमने बात की थी ना, जैसे आप बोल लो A B स्मॉल c और स्मॉल d, चारों अलग अलग जोड़े में, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन या ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। ऐसा तो होता नहीं है, प्रोलीन में तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो हम अल्टीमेटली मेथियोनिन और प्रोलीन ये वाला ऑप्शन खत्म कर देते हैं। फिर बात करते हैं लाइसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। वेलिन की अगर अपन बात करें तो वेलिन में क्या होता है, यहाँ पे CH2 जुड़ा होता है, यहाँ CH3 जुड़ा होता है, ये बीटा कार्बन है, लेकिन ये तो दो बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये काम का नहीं है, तो वेलिन भी गलत हो गया। तो वेलिन जहां जहां पे है वो गलत हो गया, वेलिन गया। अब मिथ्योनिन ऊपर ऑलरेडी हमने डाल रखा था, तो मिथ्योनिन को अगर तुम देखना चाहोगे तो क्या होती है मिथ्योनिन में, 1 CH2 S CH3, यहाँ पे बीटा कार्बन के बारे में ये बात हो रही है, अल्फा है, तो ये भी वापस से CH2 दो बार हो गया, तो मिथ्योनिन भी गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। अच्छा भैया हाँ, ये स्ट्रक्चर्स याद होना चाहिए, हाँ अभी तो नहीं, इस समय पे तो नहीं, बट मैं इस पे डिटेल वीडियोस दे दूंगा तुमको, स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखना है। देखो थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर बनाओगे, थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पे हम बनाते हैं कि ये एक CH है, और इधर से ये OH से जुड़ा होता है, इधर ये आपका H से जुड़ा होता है, और नीचे ये जुड़ा होता है आपका किससे, CH3 से। तो ये जो पूरा का पूरा आपका CH अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे H है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 हो, यहाँ पे पूरा अलग ग्रुप है, इस वजह से थ्रियोनिन है। आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर मैंने कल ही समझाया है, कल वाले वीडियो में देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डोनर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का ये लिंकेज हो गया जो कि विच इज नॉट अ बॉन्ड, और एक्सेप्टर डी डोनर है, H हाइड्रोजन एटम है, और ए जो है एक्सेप्टर एटम है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की जब भी अपन बात करते हैं हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डोनर से जो कोवेलेंटली एक हाइड्रोजन होगा जो डोनर से जिस भी एटम से वो कोवेलेंटली लिंक्ड होगा वो डोनर होगा, और जिसके साथ में वो इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहा होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। अगर इन दोनों के बीच में ये 180 डिग्री का एंगल या लीनियर ये ऐसा सेटअप होता है तो ये सबसे स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड हम स्टेबल ही चाहते हैं, इसलिए तुमने DNA वगैरह में देखा होगा, कल वैसे बताया मैंने, A ट्रिपल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C, ये लीनियर क्यों है, बेस स्टैकिंग वाला सेटअप ना। तो इसमें जो हाइड्रोजन और इनके बीच में जो एक्सेप्टर है हाइड्रोजन है इसके बीच की डिस्टेंस पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, हाँ तो डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि तो कोवेलेंटली लिंक्ड है, तो स्पेसिफिक फिक्स्ड ही है। नेचर ऑफ DNA एटम ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आधा है, तो ये गलत बात हो गई है ना। मैं डायरेक्टली अपने बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जरूरी है। हाइड्रोजन जो डोनर से आ रहा है वो एक्सेप्टर से कितना दूर है, अगर बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा वीक इंटरेक्शन बन नहीं पाएगा। फिर लीनियरिटी भी जरूरी है, एंगल जो DHA के बीच का एंगल है वो 180 होना चाहिए। और नेचर ऑफ द DNA, अगर यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमेशा जो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में होता है वही क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंसेस है तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, इसीलिए क्लोरीन जो है वो आपका यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हुए नहीं दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ
द वंडर वॉल एनर्जी ऑफ अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज, वंडर वॉल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल में होती ही नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है, एंड दैट्स व्हाई आपका ये गलत आंसर है, जीरो आंसर है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड चलता है यहाँ पे पानी के अंदर एंड वाटर। नेक्स्ट, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्ट ए ऑफ 2017। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब द स्ट्रेच ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन विल टारगेट इट टू द न्यूक्लियस। ये सेल बैग का क्वेश्चन है, हमारे एडिटर वाली टीम भाई साहब ने इधर डाल दिया। तो यूजुअली हमको जो देखने को मिला था वो SV40 वायरस से हमने सबसे पहले इसको निकाला था, जो हमारा न्यूक्लियस के लिए टारगेट सीक्वेंस होता है इसका, जो लार्ज टी एंटीजन वगैरह, बट इतना डिटेल में काम का नहीं है। सो इट वाज PK3 और P2K3 RKV, मतलब हमारे पास में लाइसिन और आर्जिनिन का अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ जहां पे भी तुमको लाइसिन आर्जिनिन सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वही आंसर है बी में, ठीक है, आर्जिनिन लाइसिन 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 आर्जिनिन लाइसिन, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, नाउ द लेंथ ऑफ द बीटा हेयरपिन मोटिफ इज यूजुअली, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 to 7 आपका जो होता है वो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे बीटा शीट होती है, यहाँ पे बीटा शीट होती है, यूजुअली वो इस तरफ से जो होती है आपकी पैरेलल एंटी पैरेलल अरेंजमेंट्स होते हैं, और फिर उनके अंदर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बेसिक बात अपन करते हैं 2 to 7 रेसिड्यूज। Which of the following statement given below is not true? ध्यान रखना क्या पूछा गया है, not true. Equilibrium constant of the chemical reaction at a specific temperature can be determined if the, क्या पूछा गया है इसमें, जरा देख लेते हैं इसको। आपको कैसे आप नहीं निकाल सकते हो, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज नोन, और डेल्टा जी कौन सा वाला है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नोट तो अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्पेसिफिक टेंपरेचर पे दिया है तो RT/LN है ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू RT/LN के बेसिस पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। डेल्टा H एंड डेल्टा S ऑफ द रिएक्शन आर नोन, इससे भी निकाल सकते हो, इसे डेल्टा जी निकाल लोगे, डेल्टा जी निकाल के डेल्टा जी नॉट निकाल लोगे, ये तीनों से आप निकाल सकते हो। किससे नहीं निकाल सकते हो, डेल्टा H एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन, तो इससे आपका थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत आ सकती है, और इसी वजह से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे नहीं होगा, इसके लिए आपको और ज्यादा चीजें चाहिए होगी। तो इसमें नॉट ट्रू पूछा था, और नॉट ट्रू में यही है कि डेल्टा H एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉन, और ये इसका रीजन है। ठीक है, समझ में आया, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेना भैया थर्मो वगैरह के बारे में। आगे बढ़ू, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके राइट, लेट्स मूव ऑन, ये चीज समझ में आ गई होगी। Okay, now this was all for your 2016, 2017. Let's move, sorry, 2017, 2018. Now 2016. पहला क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, C2H5OH को ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या बना रहे हैं, C2H5OH, इथेनॉल है ये, इथेनॉल को लिया और इसको ऑक्सीजन के साथ में मिलाया, CO2 बनाई और वाटर बना दिया। सो इंटरनल एनर्जी जो है उसका जो चेंज बोला गया है वो है 1368। एंथैल्पी का चेंज कितना हुआ होगा इसके बारे में बात की गई है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा जी जो है इसको अगर हम इंटरनल एनर्जी में लिखना चाहे तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ऐसा रहा होगा ये। आपसे पूछा गया है कि एंथैल्पी चेंज कितना रहा होगा, तो देखो कुछ भी दिमाग लगा लो तो इसका कुछ तो वैल्यू रहा ही होगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी का कुछ तो वैल्यू, एंट्रोपी तो ऑब्वियसली बढ़ ही रही होगी, बढ़ रही है हमेशा ना एंट्रोपी, रैंडमनेस, तो इसकी वैल्यू अगर मैं मान लो बोल देता हूँ कि स्मॉल a है ना, तो स्मॉल a से माइनस ही होगा, तो अगर ये 1386 है तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगा ये माइनस a जो है इसमें कुछ तो बदलाव हुआ ही होगा, और इस बेसिस पे जो चेंज इन एनर्जी है ये माइनस में ना, तो इसने कुछ माइनस किया होगा और इस वजह से जो आंसर आएगा हमारा वो ऐसा होगा, सॉरी डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं स्मॉल a, और इस वजह से ये इससे थोड़ा कम ही होगा, इसका वैल्यू क्या है 1368 माइनस a, तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1368। कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, मैंने इंटरनल एनर्जी की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दी है, कुछ तो आपका एंट्रोपी जो होगी उससे चेंजेस आए होंगे और इस वजह से लेस देन 1368 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है, डिसोसिएशन ऑफ द एक्वस एसिड गिव्स Ha प्लस H2O से आपका प्रोटोनियम आयन बन रहा है और A माइनस निकल रहा है, pKa के बारे में पूछा गया है आपसे, तो pKa क्या हो सकता है इसका, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, देखो तो इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है, अब लिखने के लिए तुमको बस एक बेसिक रिएक्शन याद रखना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है 2.303 विच इज माइनस 2.303, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT
ln k, ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है। हमने क्या बोला है कि डेल्टा जी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, डेल्टा जी में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो डेल्टा जी नॉट इधर लिया है और ये माइनस में आ गया। ठीक है, वही चीज मैं ले रहा हूँ। माइनस आपका क्या आ गया 2.303 RT log k, या नेचुरल लॉग भी ले सकते हो, log k, डिफरेंस है वैसे दोनों में, है ना। log k, log k जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि माइनस log k जो है ये आपका क्या होता है, pKa कहलाता है। जैसे log pH क्या है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन। तो इसी बेसिस पे अगर आप यहाँ पे k रख दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये वैसे भी पढ़ा होगा तुमने, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड में पढ़ते हैं हम इसको ना। यहाँ पे हमको pKa यहाँ से आ जाएगा, तो एट द एंड अगर हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो हमको पता चल जाएगा दैट pKa जो यहाँ है ये इसके नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। ऑप्शन कहाँ है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT, ये रहा। तो pKa इज इक्वल्स टू ये है। ठीक है, ये अगेन इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना था, ये सिर्फ एक रिएक्शन दे दी थी आपको, इससे पूरा का पूरा सॉल्व करना था इसको, मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं था इसके अंदर। एंजाइम एक्स शोड इट्स एक्टिविटी ऑन सबस्ट्रेट ए, ठीक है, ए पे उसकी सबस्ट्रेट ए पे एक्टिविटी है, फिर सबस्ट्रेट बी पे एक्टिविटी है और फिर सबस्ट्रेट सी पे एक्टिविटी है। ए पे एक्टिविटी है 375 यूनिट्स पर ml, बी पे सबस्ट्रेट एक्टिविटी है 185 यूनिट्स पर ml, ठीक है। और उसके बाद में अगली एक्टिविटी क्या है आपकी, सी पे एक्टिविटी है 75 यूनिट्स पर ml विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट ए। इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, कई बार हमें पढ़ नहीं पाते ढंग से, सवाल भूल जाते हैं। सबस्ट्रेट ए के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि परसेंटेज एक्टिविटी सबस्ट्रेट बी पे कितनी है और सी पे कितनी है। देखो एक चीज तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर इसमें लगाओगे ना तुमको चीजें समझ में आने लगेगी। 375 इसने इसके ऊपर काम किया, 185 इस पे, 185 इस पे और 75 इस पे, तो ऑब्वियसली सी पे बहुत कम काम हुआ होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, है ना। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो डी वाले ऑप्शन को देखो, डी वाले ऑप्शन में हमने इसको ज्यादा दे दिया है, इसको ज्यादा दे दिया तो ये गलत है। बी वाले ऑप्शन को देखो, इसमें भी 5 है और ये 2.02 ये भी गलत हो गया। एलिमिनेशन कर दिया मैंने दो, अब दो हैं बचे, अब एक को भी अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो बाकी मेरा काम खत्म हो जाएगा। परसेंटेज एक्टिविटी पूछी है, परसेंटेज एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, सबसे इजी वही रहेगा। 75 सी पे हुआ और विद रिस्पेक्ट टू किसके है, ए के है, तो ए पे 375 में पूछा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन तो इसको सॉल्व करने पे 75 375 से अगर डिवाइड किया तो 750, और इसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 20%। आई बात समझ में, 20%। 20% जो है यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 20 है, ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो गया। कौन सा वाला, सी। 49 इसको सॉल्व करोगे तो 185 ले लेना बी के लिए, बी के लिए क्या लोगे, 185 डिवाइडेड बाय 375 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर 49 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मोलैरिटी ऑफ द 15% ऑफ NaCl सोल्यूशन इन वाटर कितना होगा। ये वापस वही मोलैरिटी का क्वेश्चन है, अब तो तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या मोलैरिटी, गिवन वेट, मोलिकुलर वेट, वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसका मोलिकुलर वेट पर लीटर, तो नीचे निकाल दोगे उसको, है ना, इन 1000 ml पर लीटर, मतलब इन 1000 ml। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसमें हमारे पास में गिवन वेट दे रखा है, क्या दे रखा है, 50% ऑफ NaCl सोल्यूशन दे रखा है। तो अगर 1000 ml में 15% कितना होगा, 1000 ml में 15% हो जाएगा आपका 150 ग्राम। सही है, 15% इतना ही होगा ना, 100 ग्राम होगा 10%, 15% मतलब 150 ग्राम। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है 150 ग्राम्स में होगा, 150। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaCl का, सोडियम और Cl का बनो, सोडियम का कितना होगा 23, इसका 35.5 ले सकते हो, अभी ले लेते हैं 35, या ले सकते होगा तो 35.5 लेना चाहो तो ये हो जाएगा आपका 58.5। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, और जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 2.56 और आगे भी। तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो क्या है आपका 2.56, ये इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था ये, ऐसा देखने में लग रहा होगा टफ है। नाउ द रिएक्शन वेलोसिटी V वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोफाइल वाज परफॉर्म फॉर एंजाइम A, ठीक है, यूजिंग 1 माइक्रोग्राम एंजाइम पर एस। एक बार में 1 माइक्रोग्राम एंजाइम लिया गया है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया है सेम आइडेंटिकल कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था एंजाइम का वो 2 माइक्रोग्राम कर दिया है। इसमें क्या होगा देखो, अब लिखने में बहुत बड़ा लिखा है कुछ भी नहीं।
आपने एंजाइम का नंबर एक बार रखा था ई टोटल 1 माइक्रोग्राम, दूसरी बार आपने सेम करा है लेकिन इस बार ई टोटल कर दिया कितना 2 माइक्रोग्राम। आपने एंजाइम का कंसंट्रेशन डबल कर दिया है, सही बात है ये। अंडर दिस कंडीशन द काइनेटिक कांस्टेंट्स विल, कल भी मैंने तुमको ये बात बताई थी कि Km जो है वो आपकी एफिनिटी के बारे में बात करता है या डिसोसिएशन कांस्टेंट बारे में बात करता है, और वो खुद के एंजाइम का खुद का होता है। तो एंजाइम कंसंट्रेशन पे Km डिपेंड नहीं करता, Km डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पे जहां जहां पे भी Km विल रिमेन अनचेंज्ड है वो सही बात है। Km एंड Vmax नहीं, गलत बात है, Km विल रिमेन सेम। हाँ ठीक है, Km विल चेंज, ये भी गलत बात है। Km एंड Vmax विल रिमेन सेम, अभी तक तो ये सही लग रहा है, ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है, बट एक भी गलत है। क्यों? क्योंकि Vmax जो है कल मैंने बताया था K cat इज इक्वल्स टू Vm अपॉन में ET, और ET ऊपर चला जाएगा तो अगर E टोटल यहाँ पे 1 था अब 2 हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 से 2 जाने में Vmax नहीं बदलेगा क्या? अगर इसको बात करोगे तो डिवाइड में ही रख लो भले ही, लेकिन 1 से डिवाइड करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 2 से डिवाइड करोगे तो अलग वैल्यू आएगी, तो Vmax विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से चीजें बढ़ रही है तो इट विल इंक्रीज, और इसी वजह से आपका Vmax जो होगा वो बढ़ेगा लेकिन आपका Km जो होगा वो सेम रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ध्यान रखना एंजाइम कंसंट्रेशन पे Km डिपेंड नहीं करता है, Vmax डिपेंड करता है। अगला, टू सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये कीवर्ड है, आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या किया है जरा देख लेते हैं। दो सब्सटेंस लिए हैं, सब्सटेंस 1 या हाँ सब्सटेंस 1 ही लिख लेते हैं। 1 लिया गया है, 1 का मोलैरिटी और अपन देख लेते हैं क्या क्या सेटअप है। पहले 1 लिख लो, इधर इधर लिख लो 2, यहाँ लिख लो मोलैरिटी और यहाँ पे लिख लो आपका वॉल्यूम, है ना, क्योंकि फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी भी निकालनी है अपने को। तो एक काम करते हैं, इसको और अलग तरीके से ले लेते हैं, M1V1 से ले लेते हैं इसको। सो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस हो गए। इन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी अब मिक्स हो जाएगी, दोनों की वॉल्यूम प्लस हो जाएंगे, ये फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। नाउ मोलैरिटी पहले वाले की कितनी है, देखो ये लिखा 1.5 मोलर और वॉल्यूम है 480 इंटू 480, और दूसरा वाला क्या है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो एडिशन अगर अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मोलैरिटी ऑफ सेकंड देखो कितना हो गया है 1.2, और ये कितना है 520। इधर हमको ये मोलैरिटी निकालनी है, फाइनल मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की पूछा है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देते हैं 480 और 520, 480 प्लस 520। मैं डायरेक्ट 1000 भी लिख सकता हूँ बट तुम लोगों की इजीनेस के लिए रखना हूँ इतना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 480 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 520। इसको मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, ये होगा आपका 720, बहुत आसान है, 480 का आधा कर दो प्लस कर दो उसके अंदर 480 में 240, तो इस बेसिस पे हो गया 720 और 1.2 इंटू 520, 1.2 इंटू 520 कितना हो गया 624 इज इक्वल्स टू M, और ये हो गया 1000। इन दोनों को प्लस किया 720 और ये तो हो गया अपना 1344 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 1.344, ये इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ अपने को मिक्सचर्स की मोलैरिटी कैसे देखना है उसको ध्यान रखना था। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे एक और सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, 29% H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी दे रखी है आपको। आपसे पूछा गया है कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, मोलिकुलर वेट भी दे दिया है। अभी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से समझना। देखो डेंसिटी क्या होती है अपने पास में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सही बात है, यही होती मास बाय वॉल्यूम। हमको मास दे रखा है या पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा, मास हमको क्या दे रखा है कि मास हमको मोलिकुलर परसेंटेज दे रखा है सॉल्यूशन में कितना है और मोलैरिटी दे रखी है, तो अपने को गिवन वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं अपन गिवन वेट कैसे निकालेंगे। सो आपके पास में क्या है 29% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन है, 29% ऑफ H2SO4 अगर देखें तो 1000 ml में अगर 29% H2SO4 सॉल्यूशन का देखा जाएगा तो 290 ml क्या होगा आपके पास में H2SO4 होगा प्योर, यही होगा ना 29% सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, सही है, 290 इन 1000। तो इससे अब अपन क्या निकाल सकते हैं, गिवन वेट निकाल सकते हैं। कैसे, मोलैरिटी है हमारे पास में अब क्या है कितना उसका वेट होगा, तो गिवन वेट के बेसिस पे अगर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा समझना। यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम है, दिस इज माय वॉल्यूम, और मोलैरिटी के थ्रू मैं इसका गिवन वेट निकाल लेता हूँ। देखो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट दे रखा है मेरे को, ये रहा 98, मोलैरिटी भी दे रखी है, सबको प्लेस कर दो। मोलैरिटी कितनी है 3.60, गिवन वेट निकालना है और ये है 98, इसको ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गिवन वेट कितना हो गया, गिवन वेट हो गया 3.
260 मल्टीप्लाइड बाय 98 और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा आपके पास 352.8। इन सब कामों में आज इतना टाइम लग गया वो सब बनाते बनाते। ये है गिवन वेट। यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, मेरे पास वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी वॉल्यूम आ गया मेरे पास, और मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया, है ना। तो इससे वेट निकाल लिया ना, वेट, तो ये मास है मेरे पास, मास बाय वॉल्यूम है, तो मास को मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम मेरा ये आ गया, इन दोनों को प्लेस कर देते हैं। मास कितना है 352.8 और वॉल्यूम कितना है 290, सही है, इतना ही हुआ, 352.8 और वॉल्यूम इतना हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, हाँ। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे कंप्लीटली तो इसका आंसर आएगा आपका 1.216 और ये किसके क्लोज हो गया 1.22। आई बात समझ में। डेंसिटी पहले रखा, फिर अपने को क्या क्या चाहिए था, मास चाहिए था, तो मास निकाला अपने गिवन वेट के थ्रू मोलैरिटी से, और अपने को वॉल्यूम चाहिए था, वॉल्यूम अपने डायरेक्ट लेंगे 1000 ml पे। तो 1000 ml क्यों लिया है, क्योंकि हमको सारी चीजें एसआई पे चाहिए थी, एसआई पे सारी चीजें करने के बाद ये लीटर्स पे है, ये मास जो है ये आपका ग्राम्स में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला, कैलकुलेट द टर्नओवर नंबर, क्या पूछा है, के कैट, टर्नओवर नंबर, जिसको कई बार हम K2 भी बोल देते हैं, ठीक है। टर्नओवर नंबर पूछा है एंजाइम का, उसका Km दे रखा है और Vmax दे रखा है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन E0, ठीक है, देख लेते हैं। तो के कैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, Vm अपॉन ET, टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है ऑलरेडी, हमको Vmax भी दे रखा है, कुछ लगाना ही नहीं है, अब तो डायरेक्टली कर लो इसको। पूछा क्या, के कैट पूछा था, तो Vm कितना दे रखा है, Vm देखो क्या लिखा है Vm, ये रहा 10 माइक्रोमोलर पर सेकंड, है ना, तो 10 दे दिया, इस तरफ आपका ET आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, पूछा क्या है तो भूल गया, के कैट पूछा था ना, हाँ। सो के कैट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Vmax कितना है 10 और ये कितना है 0.001, ये भी माइक्रोमोल में है, ये भी माइक्रोमोल में है, ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, ये सेकंड में है तो ये पर सेकंड पे हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इस केसेस पे क्या होगा, इसको अगर तुम ऊपर लेके जाओगे तो 1 2 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा 1 × 10⁴, ये ऑलरेडी एक जीरो है, ये ऊपर बढ़ जाएगा तो 1 × 10⁴ सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स में ही पूछा था ना, यूनिट देनी थी, सही है। आगे बात समझना, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, ये बात हम सब जानते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट इज एडेड इन द रिएक्शन। अगेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमेशा ध्यान रखना है, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम की एफिनिटी को कम कर देते हैं, किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, इस वजह से इसका Km जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम वहीं पे रहते हैं तो Vm क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, Km इंक्रीज हो जाएगा और Vm कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वन, सिंपल क्वेश्चन। Now this was all about for your 2017. Let's move on to 2016. 2016 पहला पार्ट ए का क्वेश्चन है, which one of the following enzyme would result in high glucose yield from starch hydrolysis। ठीक है, तो स्टार्च हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले लोगों को लगा होगा कि यार अल्फा अमाइलेज लगाना है, अल्फा अमाइलेज से नहीं होगा सर। अल्फा अमाइलेज जो होता है वो आपको अमाइलोज वगैरह और डेक्सट्रीन्स देता है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको दूसरा एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइडेज। अमाइलोग्लूकोसाइडेज जो है वो आपको जब ब्रेक करेगा तब आपको हाई यील्ड मिलेगी किसकी, ग्लूकोज की। एक डायग्राम देखो जरा, देखो इधर, ये ग्लूकोज 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 ये सारी चीजें, ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास में स्टार्च है, ये मैंने रिसर्च किट से उठाया है। इस स्टार्च पे आपने क्या किया, अल्फा अमाइलेज लिया तो इसने डेक्सट्रेन्स बनाया, 5 ग्लूकोज की मोइटी, 4 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, डेक्सट्रेन्स होते हैं ना इस तरीके से, G2 G5 G4। फिर जब आप अमाइलो ग्लूकोसाइडेज यूज करोगे तो ग्लूकोज के क्या मिलेंगे, मोनोमर्स मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई ये इसका करेक्ट आंसर है क्या, अमाइलेज और अमाइलो ग्लूकोसाइडेज। लेट्स मूव ऑन। कीमोस्टेट कल्टीवेशन, ये वाला क्वेश्चन आज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपका CSTR के बारे में है ना, और कंटिन्यूअस स्टेयर टैंक रिएक्टर के लिए, तो यहाँ पे आज इसको करने की जरूरत नहीं है। दिस वाज ऑल बेसिक क्वेश्चन थे, 2016 में ज्यादा नहीं था। अब आ जाते हैं 2015 पार्ट ए, ये पार्ट बी था यहाँ से, है ना, 2016 का पार्ट बी, अरे दिख नहीं रहा होगा तुमको अभी दिख रहा है ना, पार्ट बी 2016 का। नाउ अगली बात अपन कर रहे हैं अब यहाँ पे किसके बारे में, पार्ट ए ऑफ 2015। What is the amount of protein required to prepare 5 ml of 1 micromolar solution, जिसमें molecular weight आपको वापस से दे दिया है। अगेन ये मोलैरिटी का क्वेश्चन है, तो इसको समझना कैसे करना है इसको। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको, जितना प्रिपेयर करना है, तो वॉल्यूम दिया है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ।
वॉल्यूम दिया है 5 ml, है ना, और 5 ml प्रिपेयर करना है, तो 5 ml को लीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ लीटर्स, कितना वॉल्यूम है। ओके ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, मोलिकुलर वेट दे रखा है 25 किलो डाल्टन। 25 किलो डाल्टन को डाल्टन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻³ डाल्टन। ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है 1 माइक्रोमोलर की चाहिए, तो मोलारिटी भी लिख देते हैं। मोलारिटी कितनी है, 1 माइक्रोमोलर चाहिए, लेकिन इसको अगर मोलर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। ये तो यूनिट कन्वर्जन हो गए। पहले देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हमको पूछा गया है कि भैया कितना अमाउंट चाहिए आपको, तो वेट कितना चाहिए जिससे आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना चाहिए, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए प्रोटीन का, जिससे आप ये सेटअप कर सको जो यहाँ लिखा हुआ है। इतना मोलर होना चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, इतना मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, आपको ऑलरेडी पता है क्या, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट, जो कि अब दे नहीं रखा है, ये तो पूछ लिया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, कब, पर लीटर इन 1000 ml। सही, यही होगा। अब इसको अगर अपन बात करें तो इसमें 1000 ml में तो हम यूजुअल लेते हैं, यहाँ पे हमको कितना लेना पड़ेगा, वॉल्यूम दे रखा है क्योंकि, तो वॉल्यूम अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा, और इस वजह से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 इंटू 10⁻³ लीटर, क्योंकि लीटर्स में ना, तो हमको तो 5 ml में बनाना है, लीटर में बनाना होता तो हम इससे सॉल्व करते हैं, तो इसको हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। मोलारिटी कितनी दे रखी है सर, देखो मोलारिटी दे रखी है आपकी, ये ऊपर निकाली थी ना, कहाँ गई, ये रही, 1 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। सही है, गिवन वेट कितना है पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, ये रहा 25 इंटू 10⁻³ डाल्टन, और आपका ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब क्या करना है, कुछ बचा है क्या इसके अंदर, ये चाहिए, ये आपका मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, जब इसको कंप्लीटली इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक चीज तो दिख रही होगी तुमको कि ये 25 - 3 नहीं है, मेरे को लग रहा था मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये रही, ये 3 है, ये ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी, तो एट दी एंड क्या बचेगा अपने पास में, एट दी एंड हमारे पास जो चीज बचेगी जब इनको पूरा सॉल्व करेंगे, तो वेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻6 जो यहाँ पे है, इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 इंटू 10⁻⁻, अब माइनस का यहाँ पे था, यहाँ ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +5 इंटू 10⁻3, ये 10⁻3 ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, 5 इंटू 25 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 25 कितना हो गया, 125, तो वेट कितना हो गया, वेट हो गया 125 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स, ग्राम्स में चल रहा था तो ग्राम्स में आ गया पूरी सेटअप। अब ये ग्राम्स में है, आपको किस में पूछा है, माइक्रोग्राम और नैनोग्राम में पूछा है, आपको ये -6 को क्या है माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो 125 माइक्रोग्राम। यूनिट कन्वर्जन और बेसिक कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 125 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट, calculate the concentration of NaDH solution whose absorbance is 340 nanometer is 0.8 OD। तो एब्जॉर्बेंस दे दिया है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ 10 नैनोमीटर दे रखा है, NaDH का मोलर एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ कल बात की थी ना, एप्सिलॉन ECl इस तरह की बात की थी ना, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू ECl। आपसे कंसंट्रेशन पूछा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस अपॉन मोलर एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट इनटू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ ध्यान देना 10 mm है, तो 10 mm को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एब्जॉर्बेंस कितना है 0.8, और पाथ लेंथ कितनी दे रखी है 10 mm। 10 mm कितना होता है, 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 हो गया। और आपको क्या दे रखा है, मोलर एक्सट्रैक्शन कोएफिशिएंट कितना रहेगा 6220। पहले देखो समझ में आया, 6220 यहाँ से पिक किया है, ये पाथ लेंथ को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 mm को 1 सेंटीमीटर में, तो ये 1 ले लिया, और ओडी दे रखी थी 0.8 ओडी 0.8 कर दिया। क्या होगा अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाय 6220, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू आएंगी, छोटी वैल्यू क्या होगी एट दी एंड, अगर हम इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 0.000128, और एक और आगे क्या था 61 मोलर, ये मोलर्स में है, हमको माइक्रोमोल्स में नैनोमोल्स में इसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं कितना आगे करूं कि मैं माइक्रोमोल्स तक आ जाऊं, तो मैं मेरे पास यहाँ पे है पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं 1 2 3 4 5 6 से आगे बढ़ा देता हूं, तो 128.6 इंटू 10⁻⁻6 मोलर, और -6 मोलर मतलब माइक्रो, इसलिए आंसर कितना हो गया 128.6 माइक्रो मोलर। आई बात समझ में, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं,
Now this was all about your part A for 15. Now we are moving on to part B. I know कि थोड़ा सा भारी पड़ रहा होगा ये सेशन, बट यार अब मेहनत करना जरूरी है. नाउ ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज आर, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. ग्लाइकोजन जो होता है वो हेलिकल अरेंजमेंट देता है और सेल्यूलोज क्या होता है, बीटा शीट अरेंजमेंट होता है. बीटा शीट अरेंजमेंट की वजह से वो थोड़ा फैला हुआ होता है और टाइटली आपको फाइब्रिलर स्ट्रक्चर भी देता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व अगर तुमने कभी पढ़ा है, फ्रैक्शनल सैचुरेशन क्या होता है, हिल इक्वेशन क्या होती है, वो सारी चीजें. तो हम यहाँ पे लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे हम लेते हैं फ्रैक्शनल सैचुरेशन और Y50 वगैरह और इस तरीके की बातें करते हैं. तो इसमें हम इस तरीके की ग्राफ लेते हैं और हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व है जो हिल इक्वेशन को फॉलो करता है. हम यहाँ पे बोलते हैं रिलैक्स स्टेट है, सॉरी यहाँ टेंस स्टेट होती है, यहाँ टेंस स्टेट है, टी स्टेट है और यहाँ पे आर स्टेट है. यहाँ पे हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए और यहाँ पे लो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए और इसी को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी का फिनोमेना. ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है. बाबा नहीं पढ़ रखा है तो पहले पढ़ो, फिर ही समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ मैं. इतनी स्पीड से नहीं होगा वरना. ठीक है, और एट दी एंड यहाँ पे जो आंसर है इसका एग्जैक्टली जिसके बेसिस पे हमने एक्स एक्सिस लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हमारी हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन के लिए वो इफेक्ट होती है. और ऑब्वियसली हम ये बात जानते हैं ना, टी स्टेट और आई स्टेट हमने पढ़ा होगा इसके अंदर, के एन एफ मॉडल और एमडब्ल्यूसी मॉडल. ओके, थोड़ा गला दर्द कर रहा है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following processes occur in the formation of disulfide bridge between two cysteine residues? Obviously, oxidation of sulfhydryl group. कैसे होता है ये, इसमें भी अपन जान लेते हैं फटाफट से. ये एक सिस्टीन लिया, सिस्टीन लिया, सिस्टीन कैसे बनाओगे, H ले लो, COOH ले लो, NH3 ले लो पॉजिटिव पे और इसके बाद ये प्रोटोनेटेड बना दिया. इसके बाद में क्या लोगे यहाँ पे, यहाँ ले लोगे CH2, यहाँ ले लोगे SH, इधर नीचे वाला एक सिस्टीन और ले लो ऐसे ही, है ना. कॉपी पेस्ट कर दूं क्या, तो चलो यहाँ पे एक और बना देता हूँ. यहाँ से एक और एच ले लो, उल्टा बना रहा हूँ अब. हाँ, CH2CH, यहाँ आ गया आपका ये NH2 ले लो, ठीक है, और ये COO माइनस ले लो चाहो तो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे. तो यहाँ पे ये SH जो है, ये SH एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, S डबल बॉन्ड S और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका H हो गए बाहर हो जाएंगे और आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, क्योंकि लूज कर दिया इन्होंने हाइड्रोजन को, तो सल्फाइड्रल जो है वो डाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो गए. नाउ इन रामचंद्रन प्लॉट द वैल्यू ऑफ डायहाइड्रल एंगल साई इज बेस्ड ऑन रोटेशन अराउंड. ओके, ये भी सिंपल क्वेश्चन है. सी अल्फा, ये वैसे कल बनाया था अपन ने, C डबल बॉन्ड O N H C अल्फा. ध्यान रखना हमेशा इस वाले पे हमेशा क्या चलेगा, फाई एंगल चलेगा. एनसीपी से याद रखो इसको, NCP, P का मतलब फाई, और इधर क्या लगेगा, P का मतलब फाई याद रखना, लेकिन साई मत याद रखना, साई भी P से आता है. C अल्फा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा साई. तो C अल्फा C डबल बॉन्ड O कहाँ दिख रहा है ये, है ना, C अल्फा C डैश बॉन्ड, ये देखो C अल्फा C बॉन्ड. तो बस यहीं पे है इसका आंसर. नेक्स्ट वन, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यील्ड हायर अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी. कौन सा हायर अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी देगा. अब यहाँ पे दो तीन है जो हायर अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी दे सकते हैं, मतलब जिनके अंदर से फ्री एनर्जी रिलीज होती है. वैसे तो सारे से ही फ्री एनर्जी रिलीज हो सकती है, पर जो मैक्सिमम रिलीज होगी वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से होगी. तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, PEP व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास होती है, अराउंड 30, सॉरी, यहाँ से रिलीज करता है -31.4 किलो जूल पर मोल, और इसी वजह से इसका जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है. बाकी हम बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, यहाँ पे भी आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है 13/PGA, अरे सॉरी 13/PGA का जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे भी होता है. तो इसमें लेकिन यहाँ पे जो आपका -19 के आसपास वैल्यू होती है, इस वजह से कम होता है. सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, ठीक है, और फिर इधर भी है. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो क्या है, तो डी और एल फॉर्म तक कल हमने देखे थे इनिशियो मारे, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा डी और बीटा डी बोल दिया है. अल्फा डी और बीटा डी क्या है, इफ यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लाइक दिस, इसके ऊपर OH की जो प्रेजेंस है वो ऊपर है या नीचे है, उससे डिफाइन होता है कि अल्फा है या बीटा है. और वो किस बेसिस पे होती है, वो आपकी CH2OH के इस पे होती है कि ये वाला अगर जो प्राइमरी अल्कोहल है उसी प्लेन में अगर आपका है तो आप बोलते हो अल्फा, और नीचे है तो क्या बोलते हो बीटा. सही बोल रहा हूँ, नहीं कि ऑपोजिट है, ये बताओ तो कमेंट में क्या सही है इसमें, अल्फा ऊपर होना चाहिए या अल्फा नीचे होना चाहिए. ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली ये क्या है, दोनों एनोमर्स है. मान लो मैं भूल गया हूँ, चलो मान लो, फिर बताओ कि क्या होगा, अल्फा फॉर्म कौन सी होगी. ये दो फॉर्म मैंने बना दी, इसमें मैंने ऊपर बना दिया OH और इसी का एक कॉपी बना देता हूँ इधर, और हो ना दादा, मान ही नहीं रहा है तो नहीं हो रहा है यार, नहीं मान रहा. चलो कोई बात नहीं, एक फॉर्म ये वाली हो गई, इसका आंसर करो.
और उसके बाद में एक फॉर्म में मैंने क्या किया, यहाँ H है, यहाँ OH है, तो इस फॉर्म को क्या बोलोगे, तो इसको A बोलना है, इसको B बोलना है, बताना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, how many gram of NaCl will be required to make 10 ml of 10 मिलीमोलर सॉल्यूशन? इसका भी मोलिकुलर वेट दे दिया। सीधी सीधी बात, तुम वापस से समझ गए हो क्या क्वेश्चन है ये। वापस से वेट पूछा गया है, मतलब कितना ग्राम, मतलब गिवन वेट कितना होना चाहिए। मोलिकुलर वेट दे दिया गया है, मोलैरिटी दे दी गई है कि 10 मिलीमोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, और वॉल्यूम भी दे दिया गया है। ठीक है, बस बेसिक सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई थिंक जो पीछे हमने सॉल्व किया था अभी ग्लूकोज के लिए, वही सेम यहाँ पे लगाना है। बस मैं तुमको रिएक्शन बता दे रहा हूँ, ट्राई करना है इसको। वेट हमको निकालना है, मोलैरिटी हमको दे रखी है। मोलैरिटी क्या होती है वापस, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट पर 1000 ml। तो 1000 ml पे होती है, लेकिन यहाँ पे हमको 10 ml का सॉल्यूशन बनाना है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 10 × 10⁻³ लीटर। यहाँ पे मोलैरिटी का वैल्यू तुमको दे रखा है, कहा गया 10 मिलीमोलर का सॉल्यूशन बनाना है। वापस यूनिट कन्वर्जन करोगे तो 10 मिलीमोलर कितना हो जाएगा, 10 मिलीमोलर 10⁻³ मोलर। ये यहाँ रख दोगे। गिवन वेट तुमसे पूछा गया है, ये सॉल्व करना है। मोलिकुलर वेट दे रखा है 58.5। बाकी कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। हाँ, करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए सी, 0.00585 ग्राम्स। सॉल्व करना है इसको, ठीक है, कल बताना फिर। नाउ वेरी लो वैल्यूज ऑफ Km में कॉज। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग केस है, वेरी लो वैल्यूज ऑफ Km। तो पहले बात करते हैं Km होता क्या है। Km टॉक्स अबाउट योर एफिनिटी, इट इज इनवर्स टू एफिनिटी। वेरी इजी अगर बात की जाए, जितना ज्यादा Km होगा उतनी एफिनिटी कम होगी, क्योंकि Km की वैल्यूज बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि Km बहुत ज्यादा कम है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी, एफिनिटी होगी। और अगर बहुत ज्यादा एफिनिटी होगी तो एंजाइम बहुत ज्यादा प्यार से अपने सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। एंजाइम बहुत ज्यादा क्या करेगा, अब प्यार से अपने सबस्ट्रेट को पकड़ेगा। और जब ये बहुत ज्यादा प्यार से अपने सबस्ट्रेट को पकड़ेगा तो वो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में बदलना चाहिए था वही बहुत लंबे समय तक टिकने लगेगा उसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट इनहिबिशन। आई बात समझ में। तो ऐसे एंजाइम जिनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एफिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा होने के कारण आपका Km बहुत कम हो जा रहा है। और अगर तुमको याद आ रहा हो तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर कभी सुना है तुमने, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की मैकेनिज्म यही है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता यही है कि वो क्या करता है, आपके एफिनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है वाया डिक्रीजिंग द Km, है ना। और इस वजह से आपका क्या होता है, ये सबस्ट्रेट इनहिबिशन का केस हो जाता है। एंजाइम डीनेचुरेशन, सबस्ट्रेट इंडक्शन, प्रोडक्ट इनहिबिशन, ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आगे बढ़ते हैं। इफ द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन A to B इज -40 किलोजूल पर मोल, मतलब जो फ्री एनर्जी है वो चेंज जो है वो नेगेटिव है, मतलब स्पॉन्टेनियस फेवरेबल रिएक्शन है ये। इतना तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द रिएक्शन विल, ऑब्वियसली रिएक्शन हमेशा किधर जाएगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस फेवरेबल है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगी, और ये लिखा हुआ लेफ्ट टू राइट। तो रिएक्शन विल प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विल नॉट अकर, नहीं, इट विल अकर। नेवर रीच इक्विलिब्रियम, अरे फट से चली जाएगी। इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम पे होती तो ये जो होता है ये अलग अलग होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन नेम फॉर हेक्साडेकेनोइक एसिड। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। हेक्साडेकेनोइक एसिड मतलब 16 कार्बन का जो फैटी एसिड है उसके बारे में पूछा गया है। फैटी एसिड है कैसे पता मुझे, क्योंकि मैंने जब ऑप्शन पढ़े तो मुझे पता चला फैटी एसिड है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो डीबीटी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें एमसीक्यू आते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। बहुत सारे बच्चे यहीं क्वेश्चन खत्म कर देते हैं और फिर वो एक एक ऑप्शन पे करते हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है, प्लीज इसको ऐसे अप्लाई नहीं करना है। पूरा यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक पढ़ो, उसके बाद समझो कि पूछा क्या है। अगर यहाँ तक हेक्साडेकेनोइक एसिड पढ़ोगे तो सोचते ही रह जाओगे, पहले देख तो लो नीचे फैटी एसिड के बारे में बात कर रहा है। तो 16 कार्बन का फैटी एसिड कौन सा होता है, पाल्मिटिक एसिड। मिरिस्टिक कितने का होता है, 14 का होता है। ये 16 का होता है। स्टेरिक कितने का होता है, 18 का होता है। और ये क्या होता है, ये भी तो 18 का ही होता है ना, ओलिक एसिड, है ना। 18 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड। चलो नेक्स्ट वन, अगली कहानी। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन व्हिच हैज रेट एक्सप्रेशन। अच्छा, ओके, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, क्या होगी ये। देखो रेट लिखा है, रेट इज इक्वल्स टू A to the power substrate concentration A to the power 1/2 and substrate concentration B to the power 3/2। जब भी इस तरीके से रेट लिखा जाता है और मान लो मैं इसको x और y बोल दूं कि यहाँ पे ये A to the power x है और ये B to the power y है, तो आपका ऑर्डर जो होगा हमेशा, ऑर्डर पूछा है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर जो होगा हमेशा वो क्या होगा, x प्लस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 3/2, दोनों को प्लस कर दो, एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया 4 और अल्टीमेटली कितना हो गया 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, सेकंड ऑर्डर। सिंपल, आसान था, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, Which one of the following amino acids is the most effective contributor of protein buffer? बहुत बार बता चुका हूं अभी तक इसी सीरीज में। हिस्टिडीन बफर की तरह एक्ट करता है।
विच वन अमंग द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज एटलीस्ट की वर्ड है भैया, एटलीस्ट का मतलब होगा एक भी चलेगा, दो भी चलेंगे, दो से ज्यादा भी चलेंगे, एक तो कम से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी चलेंगे। वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन इट्स साइड चेन, ध्यान रखना इन इट्स साइड चेन पूछा है, क्योंकि सी अल्फा तो सबका ही एसिमेट्रिक है एक्सेप्ट व्हाट, कौन से वाले अमीनो एसिड के अलावा सी अल्फा जो है वो सबका है। इसका आंसर बताना है कि कौन सा वाला अमीनो एसिड है जिसका सी अल्फा जो है वो भी एसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बताओ कमेंट में। हाँ, साइड चेन में आपका आइसोल्यूसिन, अपन ने बात की ना अभी पीछे सॉल्व करके आए, आइसोल्यूसिन ही है और थ्रियोनिन है, लेकिन थ्रियोनिन तो यहाँ पे है ही नहीं, आइसोल्यूसिन ही है, सी बीटा वाला क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट वन, दिस वाज ऑल फॉर योर 2015। नाउ लास्ट पार्ट द 2014 क्वेश्चन, पार्ट ए के क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। 1 ml of NaDH solution gave absorbance, इस पे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वापस से देख लेते हैं। एब्जॉर्बेंस दे रखा है 0.31 OD, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूबेट लेंथ है, पहले उन्होंने 10 mm दे दी थी, देखो 2 साल में रिपीट हो गया वापस, सेम हूबहू सवाल। पाथ लेंथ अब इस बार कितनी है, 1 सेंटीमीटर थी, अगली बार उन्होंने बोला थोड़ा टफ करते तो उन्होंने उसको 10 mm दे दिया। तो अगर अपने को यूनिट कन्वर्जन नहीं पता तो फंस जाएंगे अपन यहाँ पे फिर, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द NaDH इन द सॉल्यूशन। मोलैरिटी पूछिए डायरेक्टली, है ना, क्या क्या दे रखा है आपको, मोलैरिटी निकालना है, मतलब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करिए, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एब्जॉर्बेंस दे दिया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन Cl, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ही मोलैरिटी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, सिर्फ नाम मोलैरिटी दे दिया है। C इज इक्वल्स टू A अपॉन EL, A कितना है 0.31, एब्जॉर्बेंस ये कितना है एप्सिलॉन, ये ना 622 into 1। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए वेट अ मिनट, मैंने इसको सॉल्व किया है पहले, हाँ ये रहा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये इसकी यूनिट्स देखना, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और 0.31 हो गया इसका, ये सेंटीमीटर पे था और ये सेंटीमीटर इनवर्स पे था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया है बट मोल इनवर्स बचा है अभी, है ना, मोल इनवर्स बचा है वो वाला। चलो मैं डिटेल में लिखता हूँ यार, रुक जाओ 2 मिनट, क्या फर्क पड़ेगा 2 मिनट में। 0.31 एब्जॉर्बेंस, ये मोलर एक्सट्रैक्शन कोफिशिएंट कितना है, ये रहा, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मल्टीप्लाइड बाय किससे, पाथ लेंथ कितनी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये नीचे है होगा इनवर्स में ना, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1 तो कोई मतलब का नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा 0.31 अपॉन 6220 मोल इनवर्स, यही बचा ना मोल इनवर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो ये आएगा अपने पास में, डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूं मैं, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स, उल्टा कर दिया देखना, हाँ ध्यान से, माइनस 5 मोल्स। अगर इनको इसको अप्रोक्सीमेशन पे ले ले तो 4.5 का अपन 5 ले सकते हैं, 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल्स। और अगर हम चाहें कि एक जीरो इधर से उठा के इधर कर दें तो नीचे 10 रखना पड़ेगा, एक अगर डेसिमल आगे बढ़ा देते तो 10 रखना पड़ेगा, नीचे 10 रखना है तो ऊपर ले जा सकते हैं उसको, तो -5 का -6 कर सकते हैं, तो क्या 50 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल्स लिख सकते हैं इसको। ये यहाँ से ऊपर से हटा दिया ना, नीचे रख दिया 10, ये 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया फिर, तो ये कितना हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल, और 50 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल कितना होता है माइक्रोमोलर, 50 माइक्रोमोलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ number of molecule present in 1 ml of 250 microgram per ml solution of 10 kilodalton protein will be, और ये वापस वही मॉलिक्यूल वाला सवाल आ गया है, आई थिंक ये तुमसे बन जाना चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं बस एक तरीका बता दे रहा हूँ कैसे, वही सेटअप वही है, पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, अपने पास वेट दे रखा है, ये लिखा हुआ 250 माइक्रोग्राम पर ml, और 10 किलो डाल्टन प्रोटीन है, 10 किलो डाल्टन प्रोटीन के बेसिस पे इसको सॉल्व करो। उसके बाद में क्या करोगे, 250 माइक्रोग्राम है तो इसको वेट कैसे निकलाओगे, 250 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम्स, ये ग्राम्स कन्वर्ट हो गया माइक्रोग्राम से। उसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट डाल्टन में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखा हुआ 10 किलो डाल्टन का प्रोटीन है तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डाल्टन, ये हो गया, ये लीटर पे चाहिए अपने को, है ना, इंटू 1 लीटर, तो उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करो, पहले मोल्स निकालो, मोल्स जब आ जाएगा, मोल्स निकालने के बाद में फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इस बार इन्होंने दे रखा है, और एवोगैड्रो नंबर से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर आना चाहिए ये वाला, नहीं होगा तो फिर बताना, तो मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा अगले लेक्चर में, कमेंट करके बता देना कि नहीं बन रहा है, ट्राई कर लेना। अगला लेक्चर परसों आएगा, पता ही है जैसा कि तुमको, है ना, सेल बायो का लेक्चर होगा परसों, तो वो मिल जाएगा वहां पे। आगे बढ़ता है, नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये पहले नेट वेट में अभी तक आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो पीएच ऑफ -8 मोलर जो है 10 टू द पावर -8 मोलर सॉल्यूशन,
अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका कंसंट्रेशन H प्लस लेके H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 10⁻⁻8 मोलर में अगर हम इसको लॉग से सॉल्व करते हैं दैट pH इज इक्वल्स टू, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका, इसका pH होना चाहिए 8, वैसे तो बता दो कैसे, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, और यहाँ पे इसका मोलरिटी में मैंने H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का रख दिया 10⁻⁸, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन HCl से जितना HCl है उतना मोलर आपका क्या होगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो माइनस लॉग 10⁻⁸, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 8 pH आएगा, बट ये गलत आंसर है। 8 pH जो है वो गलत आंसर है, क्यों? क्योंकि HCl है, HCl क्या है, एक एसिड है, और एसिड जो है उसका pH कभी भी 7 से ज्यादा सॉरी नहीं हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे तो 8 आ रहा है, तो इसी वजह से ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये तरीका गलत है, इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते अपन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूशन को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपके पास में जो pH दे रखा है कि भैया आपका 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, हाइपर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ये। तो यहाँ पे H प्लस जो है वो दो जगह से आएंगे, एक तो HCl के डिसोसिएशन से H प्लस आएंगे, और ऑब्वियसली वो 10⁻⁸ HCl होंगे, HCl है तो H प्लस भी उतने होंगे, और एक आएंगे आपके H प्लस H2O से, क्योंकि डाइल्यूशन है ना। और ये कितना होगा, H2O जो है उसका डाइल्यूशन हमेशा दो तरीके से चलता है, वाटर न्यूट्रल है तो ये होगा 10⁻⁷, ये होगा आपका क्या H प्लस का कंसंट्रेशन। अरे बात समझ में, वेरी डाइल्यूशन है। तो अल्टीमेटली हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस फाइनल होगा आपका 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, और इसके बेसिस पे हमारे पास में ये कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा 10⁻⁻। तो उसके बाद में हमको कुछ भी नहीं करना है, एक बार ये फाइनल सोल्यूशन आ गया, अब इसके बाद में क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। कॉमन कितना लेना है, 10⁻⁷ कॉमन ले लेना है, और 10⁻⁷ कॉमन लेने के बाद में जब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेते हैं अपन, अभी बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन लॉग वोग लेके, तो एट द एंड अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको जब तुम कॉमन लोगे, कॉमन लेने के लिए पावर लेना पड़ेगा 10, इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -8 हो जाएगा, और -7 तो वैसा ही है, तो ये होगा 1.1 इंटू 10⁻⁷, ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आया है यहाँ से। अब इस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को निकाल के pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस में रख दो, जब इसको रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या हो गई 1.1 इंटू 10⁻⁷, और इस बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 7, ये नीचे आ जाएगा इधर, ये लॉग लगाएगा ना 10⁻⁷, लॉग की वैल्यू आएगी, या माइनस माइनस है, -7 की पावर है, पावर में ऊपर है a⁵b, बाहर आएगा लॉग में लगेगा, तो ये हो जाएगा 7 - 1.1 pH इज इक्वल्स टू, तो pH जो हो जाएगा वो क्या होगा 179 के आसपास, 6.9 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 6.959, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत डेप्थ में जा सकता है अगर इसको बहुत डिटेल में आराम से सॉल्व करें, बट अगर हमारा pH का जब कॉन्सेप्ट होगा तब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अगला, अ ट्राइपेप्टाइड इज एन अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन, लाइसिन है, फिनाइलैलानाइन है, प्रोटीन है। डेंसाइल क्लोराइड ट्रीटमेंट किया गया, डेंसाइल क्लोराइड क्या होता है, एन टर्मिनस बताने के लिए रिस्पांसिबल है, डेंसाइल क्लोराइड ट्रीटमेंट में पता चला फिनाइलैलानाइन है, तो एक तरफ तो फिनाइलैलानाइन है एन टर्मिनस पे, बाकी दो का मुझे अभी पता नहीं है। द पेप्टाइड इज नॉट क्लीव्ड बाय ट्रिप्सिन, ओके ट्रिप्सिन ने क्लीव नहीं किया है, तो ट्रिप्सिन जो है उसने क्लीव नहीं किया है, तो वो क्या करता है आपका सी साइड पे कट लगाता है ना, सी साइड मतलब इस तरफ, एन साइड मतलब इस तरफ, है ना, यूजुअली हम यही नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। ट्रिप्सिन ने क्लीवेज नहीं किया है सी साइड पे, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे उसने काटा नहीं है। और इसके अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट होगा, तो अगर हम बात करें कि इधर इसमें स्पेसिफिकली अरेंजमेंट ये होगा कि यहाँ पे प्रोलीन फंस रहा होगा कहीं पे, तो प्रोलीन जो है यहाँ पे होगा, और इस कारण से यहाँ पे जो कट है वो नहीं लग पाया होगा लाइसिन पे के ऊपर, तो इस वजह से वेट अ मिनट, सही लिखाना है बनने, कुछ गड़बड़ कर दी, फिनाइलैलानाइन तो एन साइड पे हो गया, लाइसिन हाँ राइट सही है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोलीन है, अब ये प्रोलीन देख रहे होंगे यहाँ पे तुम, ये फिनाइलैलानाइन एन साइड के ऊपर, और यहाँ पे ये लाइसिन जो है इस जगह पे है, तो यहाँ पे कट क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि Rn-1 यहाँ पे क्या था, ये ट्रिप्सिन जो है कट नहीं कर पाया, तो ये जो सेटअप है इस वजह से हमारा फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now this was all for your first part. Now this is part B of 2014. What will be the charge of the protein having pH less than its pI value? हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई प्रोटीन है वो उस pH पे है जो उसके pI से कम है, जैसे pI से इसका ये pH जिस पे है ये कम है, तो हमेशा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर pI से ज्यादा है, ये pH जो है ये pI से क्या है
ज्यादा है तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस केस में इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, नाउ व्हाट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू स्पेसिफाई द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द प्रोटीन। और हमेशा प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, कभी नहीं, हर प्रोटीन में एक जैसे पेप्टाइड है। द प्रोटीन इंटरेक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड, ये भी कोई मदद नहीं करेगा आपको 3D शेप देखने के लिए। प्रोटीन्स की अमीनो एसिड सीक्वेंस, हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इज एवरीथिंग, और वही सारी चीजें डिसाइड करती है, सेकेंडरी टर्शियरी सब कुछ। द प्रोटीन इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, नो, इट इज अगेन रॉन्ग। तो हमेशा ध्यान रखना है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अपना प्रोटीन का, वो सारी चीजों को डिसाइड करता है, जो भी चीजें हों। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग सूट्स टू प्रोटीन फैमिलीज, कौन सा वाला है जो प्रोटीन फैमिली को सबसे ज्यादा सूट करता है। प्रोटीन फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द क्या, प्रोटीन्स फाउंड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम टेक्सोनोमिक फैमिली, ऐसा कुछ वेग स्टेटमेंट है, समझा ही नहीं पा रहा है क्या कहना चाह रहा है। ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन विद द सेम फंक्शन, ये भी आपका प्रोटीन फैमिली को लगेगा कि प्रोटीन ग्रुप ऑफ फैमिली विद द सेम फंक्शन, नहीं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं एक ही प्रोटीन की फैमिली। इवोल्यूशनरी रिलेटेड प्रोटीन दैट आर सिमिलर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशन, हाँ, ये प्रोटीन फैमिली को डिफाइन करने का एक अलग तरीका हो सकता है कि इवोल्यूशनरी वो कितने रिलेटेड है, उनके सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड की, और वो थ्री डायमेंशनली कैसे अरेंज्ड है। फिर द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज हाईली होमोलोगस बस मस्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगेन ये वाला भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो सबसे बेटर स्टेटमेंट हमारे पास है वो थर्ड वाला ही है, सबसे अच्छा जो प्रोटीन फैमिली को एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर प्रोटीन। फॉस्फेट को ग्रुप को ट्रांसफर करना है, और ये काम होता है हमारे काइनेजेस का, और काइनेजेस जो है दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफेरेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेज रिडॉक्स रिएक्शन, आइसोमेरेज आइसोमराइजेशन, लाइगेज जो है वो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फोस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू फॉर्म फ्रक्टोज इज, अरे भाई साहब ये वही क्वेश्चन है, याद है तुमको, रेट्रो अल्डोल क्लीवेज देखा था, उसका उल्टा है ये, बताया था ना कि अल्डिहाइड को पकड़ो प्लस कीटोन को पकड़ो और उसको बना के अल्कोहल बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्डोल क्लीवेज हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये ग्लाइकोलिसिस है, उल्टा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है आपका, कौन सी प्रोसेस है ये, अगर उल्टा हो रहा है तो आप वापस से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना रहे हो ना, कौन सी प्रोसेस में बनाओगे ये, इसका नाम बताना मेरे को कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। नाउ the direction of the chemical reaction is best predicted by, it will always be predicted by free energy change, है ना, डेल्टा जी किस तरफ है उसके बेसिस पे। अगला, in the following option which has the most reduced form of carbon, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ या तो हाइड्रोजन हो उसके पास में या मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, बेसिक बात अगर अपन करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ का दिख रहे हैं, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अच्छा, पूछा क्या है, कार्बन, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या दिस इज माय करेक्ट आंसर, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए रिड्यूस्ड है। बहुत बेसिक तरीके से समझाया मैंने इसको, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स करके भी समझाया जा सकता था। अगला, which type of inhibition requires binding of one or more substrate to enzyme before the inhibitor can bind, इसका मतलब ये है कि फ्री एंजाइम से कोई मतलब नहीं होगा, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाए, और जैसे ही ऐसा हो इनहिबिटर आ जाए और वो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना दे। तुमने रिएक्शंस देखी हुई ऑलरेडी, ये रिएक्शंस किसकी है आपकी, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, ऑब्वियसली जानते हो ना सब, जब तक ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक इनहिबिटर एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, फ्यूमरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैलिक एसिड यूजिंग फ्यूमरेज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, और आपको स्टैंडर्ड कंबशन हीट दे दी है मैलिक एसिड की और स्टैंडर्ड कंबशन हीट दे दी है फ्यूमरिक की भी। ठीक है, मतलब फ्यूमरेट की भी, मैलेट और फ्यूमरेट दोनों की दे दी है। फ्यूमरिक एसिड को प्रोड्यूस करना है मैलिक से, तो मैलिक एसिड गेट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरिक एसिड, और साथ में पानी का रिमूवल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा मैलिक एसिड और ये क्या है, फ्यूमरिक एसिड। नाउ अगर हमको इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है तो इट इज योर डेल्टा H of reaction, it is your summation of number of moles multiplied by delta H of standard combustion of delta H of reactant minus summation of number of moles into delta H of combustion product। ये क्या है, मोल्स हमको कुछ दे नहीं रखा है, हम 1 मान के चलेंगे समेशन, तो 1 मोल है। अब अपने पास में रिएक्शन का अपने को निकालना था, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारे पास में मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का कितना है, देखो डेल्टा एच ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड डेल्टा एच ऑफ कंबशन कितना है, -1328, और ठीक है इतना ही 0.8 किलो जूल, माइनस प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स 2 है। अब देखना,
एक है अपने पास फ्यूमिक एसिड और एक है वाटर भी। तो फ्यूमिक एसिड का कितना है, -1 मोल, मैंने यहाँ पे 1 लिया था, यहाँ पे 1 ले रहा हूं मैं, 1 माइनस 1,334, ये हो गया अपना किसका, फ्यूमिक एसिड का। और जो आपकी वाटर होता है, वाटर का जो डेल्टा एच ऑफ कंबशन होता है स्टैंडर्ड, वो होता है 0। तो 1 मोल ऑफ वाटर, वो 0 हो गया, तो उसको लिखने की सच रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मतलब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बट कोई मतलब का नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1328.8 प्लस 1334, और इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा 5.2। क्या है 5.2 दिख रहा है, ये रहा, प्लस में 5.2 किलो जूल पर ग्राम मोल, ये इसका आंसर है। देखो किलो जूल पर ग्राम मोल से चल रहा है ना, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं लगाने की जरूरत थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन देख लिया करो पहले, यूनिट कन्वर्जन बाद में। अगला क्वेश्चन, एन एंजाइम हैविंग केम वैल्यू ऑफ 2.5, ये 10 टू द पावर -5 है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, और ये 10 टू द पावर -7 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। फॉर दी सबस्ट्रेट S1 एंड S2, तो एक सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की केम वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5, दूसरे सबस्ट्रेट के लिए वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर हमने 100 नैनोमोल्स डाले हैं S1 के भी और S2 के भी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छा, जिसका Km कम होता है उसकी एफिनिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है, हम ये बात जानते हैं। तो यहाँ पे इसका Km कम है, सबस्ट्रेट 1 के लिए एंजाइम का Km कम है ना, देखो 10 टू द पावर -5 है, यहाँ 10 टू द पावर -7 है, छोटा है वो। तो पहला बोला है मोस्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विल बी ऑक्यूपाइड बाय S1, ये तो सही दिख रहा है हमको। मोस्ट ऑफ द एक्टिव साइट S2, नहीं, इसका तो Km कम है, मतलब आपका ज्यादा है, इसका Km 10 टू द पावर -7 कम है, मतलब क्या, एफिनिटी आपका ज्यादा है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, -5 जो है ये कम Km वाला है, ये ज्यादा Km वाला है, तो S2 जो होगा वो तो बाइंड नहीं कर पाएगा। फिर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विल बी ऑक्यूपाइड इक्वली, नो इट विल नॉट बी इक्वली, और ऑक्यूपेशन ऑफ द हैज नो रिलेशन। अरे भाई साहब, Km की एफिनिटी के बारे में बात करता है, Km जो एफिनिटी के बारे में बात कर रहा है वो डायरेक्टली एक्टिव साइट के फंक्शन के बारे में बात करता है। इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, S1 से रिलेट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, और लास्ट क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क एट इक्विलिब्रियम इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, फ्री एनर्जी ना, फ्री एनर्जी डेल्टा जी जीरो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो इस वजह से ये हमारा डायरेक्ट आज की कहानी खत्म हुई। आज के क्वेश्चन आई नो थोड़े से ट्रिकी लगे होंगे तुमको, बट आई हैव गिवन नॉट माय बेस्ट, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड इट, यू हैव लर्न समथिंग। इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज कर करके सोच समझ के वापस से सॉल्व करके देखना, वरना कोई मतलब नहीं है। टेस्ट अपलोड हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो टेस्ट भी देते रहो ताकि हमको पता चले। तो ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं तुम्हारे आंसर्स भी चेक करता हूँ। एक बच्ची है, नाम नहीं लूंगा, बट शी स्कोर 256 आउट ऑफ 300, तो अच्छा चल रहा है बच्चे, जिसका भी स्कोर है 256, बढ़िया है, चलते रहो, मजा आएगा काम करने में, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ कल मिलते हैं अपन, आई मीन कल से मेरा मतलब क्या है कि सेल बायोलॉजी के पार्ट 1 के लिए अपन मिलते हैं, और टेस्ट देते रहो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मजा आएगा काम करके। टेक केयर, गुड नाइट।